सो व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी? सॉफ्टवेयर इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करेंगे एरर्स, फॉल्ट और फेल्यूर्स, ये क्या चीज़ होते हैं। फिर डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉजेज ऑफ सॉफ्टवेयर एरर। सॉफ्टवेयर एरर क्यों आते हैं उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे, उनके रीजंस क्या है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर क्वालिटी डेफिनेशन देखेंगे, जो कि डेफिनेशंस डिफरेंट लोगों ने हमें दिए हैं। और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस डेफिनेशंस और उनके ऑब्जेक्टिव्स, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर ए कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रोसीजर एंड पॉसिबली एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन एंड डेटा pertaining to ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो ये IEEE ने डेफिनेशन दिया है कि प्रोसीजर है, प्रोग्राम्स है। हम लोग ये सोचते हैं कि शायद सॉफ्टवेयर जो है वो सिर्फ प्रोग्राम है, जो कोड हम लिखते हैं ना वो सिर्फ सॉफ्टवेयर है, या वो सिर्फ प्रोग्राम जो है वो सॉफ्टवेयर है। लेकिन IEEE वाले कहते हैं कि ये सिर्फ प्रोग्राम नहीं है। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर का वो प्रोग्राम जो किसी प्रोग्रामर ने लिखा है, कोडर ने उसको कोड किया है। उसके साथ उसके प्रोसीजर्स भी बताने होते हैं कि हाउ टू परफॉर्म सच टास्क, हाउ टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, वो भी सॉफ्टवेयर का पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी कंपनी के लिए किसी सॉफ्टवेयर को बनाया जाए, किसी फैक्ट्री के लिए, फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री है, वो फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, फॉर एग्जांपल बिस्किट्स बनाते हैं, या कोई फैक्ट्री है जो कि कार बनाती है फॉर एग्जांपल। तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया होगा तो वो कंपोनेंट्स में एग्जीक्यूट होगा। देखा होगा आपने कंपनीज या फैक्ट्रीज के अंदर वो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर वो प्रोडक्ट मूव करता है एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पे। वहां पे उसके ऊपर कुछ काम होता है, फिर वहां से मूव होता है तीसरे स्पॉट पे, वहां पे अगेन उसके ऊपर कुछ काम होता है, वो मूव करता रहता है पर्टिकुलर स्पॉट्स पे। तो उसकी जो मूविंग कंट्रोलिंग, उसके जो रोबोटिक्स हैं, ये सब चीजें जो उस प्रोडक्ट के ऊपर जो काम करती हैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही कंट्रोल हो रही होती हैं। तो उस सॉफ्टवेयर को चलाया कैसे जाता है? उसके उसको चलाया जाता है कंपोनेंट्स के अंदर, उसके पार्ट्स के अंदर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। एक स्टेशन पे एक काम होता है, वहां से फिर दूसरी स्टेशन पे कोई दूसरा काम होता है, वहां पे तीसरी स्टेशन पे कोई तीसरा काम होता है, ठीक है। सो स्पेसिफिक टास्क आर परफॉर्म्ड एट डिफरेंट स्टेजेस। तो IEEE वाले कहते हैं कि सिर्फ ये जो कंप्यूटर कोड है, इट्स नॉट ओनली द सॉफ्टवेयर, बट इसका पार्ट जो है वो प्रोसीजर्स भी है कि हाउ टू यूज दैट सॉफ्टवेयर, हाउ टू एग्जीक्यूट। जो सॉफ्टवेयर इज नॉट ओनली द कोड, बट सॉफ्टवेयर इज combination of code as well as the procedures to use that software, या उस सॉफ्टवेयर के जो टास्क हैं उसको पूरा करने के लिए जो प्रोसीजर्स हैं वो भी उसका पार्ट है। और डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंट्स यूज किए जाएंगे उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए उसके स्पेसिफिक पार्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो भी उसका पार्ट कहलाते हैं। और दोज आर आल्सो नोन एज सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन, जो है वो भी उसका पार्ट कहलाता है। और उसके बाद जो डेटा डेटा जो उसको स्टार्ट करने के लिए, उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जो डेटा चाहिए होता है हमें, वो डेटा भी उसका पार्ट कहलाता है, और वो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, प्रोसीजर, उसके लिए चलाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो, और जो डेटा चाहिए उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए उसके बेसिक ऑपरेशंस को, वो सब मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ओनली प्रोग्रामिंग इज नॉट सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ दीज थिंग्स, चीजें मिलाते हैं तो फिर हम उसको एक सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर एरर्स जो है वो सेक्शंस हैं कोड के, जो कि पार्शली या टोटली इनकरेक्ट होते हैं, ठीक है। और वो मिस्टेक्स की जाती हैं आपके कोड में फ्रॉम द डेवलपर, या डेटा, या फिर एनालिस्ट, या फिर आपके जो दूसरे टीम के मेंबर्स हैं उनमें से किसी का कोई एरर होता है। और वो एरर जो है वो असल में होता क्या है? असल में वो ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, वो लॉजिकल एरर्स होते हैं, वो मिस्टेक्स होती हैं जो कि आपके कोड में इंटीग्रेट हो जाती हैं, ठीक है। पता नहीं चलता हमें, लेकिन वो उसके अंदर ऐड हो चुकी होती हैं, और एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास वो एरर्स सॉफ्टवेयर में आ जाता है। अब हम लोग ये सोचते हैं शायद कि एरर्स जो होते हैं वो सिर्फ हमारे पास प्रोग्रामर्स करते हैं,
तो ऐसा नहीं है, प्रोग्रामर्स एरर्स सिर्फ वो नहीं करते, एरर्स जो है वो एनालिस्ट भी कर सकता है। एनालिस्ट कैसे करेगा एरर्स, मतलब उसने जो रिक्वायरमेंट कलेक्ट की है वो अगर गलत रिक्वायरमेंट कलेक्ट हो गई है, या वो रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी भी हैं जो मिसअंडरस्टूड की गई हैं, जो रिक्वायरमेंट्स को ट्रांसलेट डिजाइन में किया गया, तो अगर एनालिस्ट ने उनको गलत ट्रांसलेट करवाया डिजाइन के अंदर, तो वो भी आपके पास एरर्स कहलाता है। ठीक है, सारे एरर्स सीवियर नहीं होते हैं, कुछ एरर्स सीवियर होते हैं, कुछ एरर्स जो होते हैं वो इतने ज्यादा सीवियर नहीं होते, लेकिन होते तो एरर्स ही हैं, यू कॉल देम एज एरर। ठीक है, एरर्स होते हैं, कुछ एरर सीवियर होते हैं, कुछ एरर सीवियर नहीं होते, लेकिन एरर्स हर स्टेज पे होते हैं। रिक्वायरमेंट फेज में भी एरर हो सकता है, कोडिंग फेज में भी एरर हो सकता है, कोडिंग के बाद आप डिजाइन फेज में भी एरर कर सकते हैं। सो इन एट एनी स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट यू कैन मेक एरर्स। अच्छा, उसके बाद फॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स आर सॉफ्टवेयर एरर्स दैट कॉज द इनकरेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन। तो फॉल्ट क्या होता है? फॉल्ट होता है एरर से निकलता है। ठीक है, एरर्स जब आपके कोड के अंदर आ जाते हैं तो वो सारे एरर्स जो है वो फॉल्ट में कन्वर्ट नहीं होते। कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो कि ट्रिगर नहीं होते, चुप करके बैठे हुए होते हैं, लेकिन उन एरर्स को फॉल्ट में कन्वर्ट किया जाता है जब आप उनकी फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल करते हो, इनकरेक्ट तरीके से वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो हमें तब रियलाइज होता है जब हम उनको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये गलत आउटपुट आ रहा है, या उन पर्टिकुलर एरर्स की वजह से गलत रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, या गलत परफॉर्म कर रहा है, जो टास्क कहा गया है वो टास्क परफॉर्म हो नहीं रहा, तो वो फॉल्ट्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। और फॉल्ट के बाद क्या होता है? जब फॉल्ट आता है तो फिर आपके पास सिस्टम फेल्यूर होते हैं। ठीक है, और वो फॉल्ट सारे फॉल्ट से फेल्यूर्स नहीं होते, फेल्यूर्स भी किसी किसी फॉल्ट की वजह से होते हैं। ठीक है, कुछ फॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो छोटे मोटे फॉल्ट्स होते हैं, और उन फॉल्ट्स में से वो फॉल्ट्स रिकवरेबल होते हैं, और उनको ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर करेक्शन के थ्रू भी रिकवर किया जाता है, रिस्टोर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में डायग्नोस्टिक्स टूल देखे होंगे। अगर इधर आप नेटवर्क पे जाएं और अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा होता, तो आपके पास ऑप्शन आता है डायग्नोस्टिक टूल का। वो डायग्नोस्टिक टूल क्या करता है? ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के एरर्स को, फॉल्ट्स को चेक करता है, और उसके लिए अगर उसकी कोई सेटिंग आउट हो चुकी होती है तो ऑटोमेटिकली वो फिक्स कर देता है। जैसे सम टाइम डीएनएस की सेटिंग आउट हो जाती है, डीएचसीपी की सेटिंग आउट हो जाती है, तो वो उसको रिस्टोर करता है। सो डायग्नोस्टिक टूल्स जो होते हैं ये ऑटोमेटिकली उनको क्रैक कर देते हैं, फेल्यूर होने से बचाते हैं आपको। लेकिन फॉल्ट्स बिकम फेल्यूर्स ओनली व्हेन दे आर एक्टिवेटेड। अगर उनको एक्टिवेट किया जाता है, उनके लिए वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट या सेटिंग्स क्रिएट की जाती हैं जहाँ पे वो एक्चुअल फेल्यूर्स होना है, तो वो फिर फेल्यूर की तरफ चले जाता है। ठीक है, सो व्हेन अ यूजर ट्राइज टू अप्लाई द स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर सेक्शन दैट इज फॉल्टी, तो वो सेक्शन जो कि फॉल्टी है, जिसमें एरर्स हैं, जो एक्चुअल में फॉल्ट क्रिएट करेगा और उस फॉल्ट की वजह से फेल्यूर होगा, उस पर्टिकुलर सेक्शन में जब हम लोग जाते हैं तो फिर वी रिसीव errors, failures. So thus the root of any software failure is software error. तो बेसिकली फेल्यूर होता किस वजह से? पहले सबसे पहला रीजन है आप जब कोडिंग में एरर करें, जब आप एनालिसिस करते वक्त एरर करें, या डिजाइन करते वक्त एरर करें, वो कन्वर्ट होता है फॉल्ट में। ठीक है, फॉल्ट मैंने आपको बताया कि सारे फॉल्ट डेडली नहीं होते, कुछ फॉल्ट डेडली होते हैं, और कुछ फॉल्ट्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली रिकवरेबल भी होते हैं, हैंडल हो जाते हैं। जैसे ट्राई कैच ब्लॉक्स में हम ट्राई के अंदर वो कोड रखते हैं जिसमें हमें डाउट होता है कि इसमें बग्स और एरर्स हो सकते हैं। उस पर्टिकुलर कोड को ट्राई में रखने से अगर कोई एरर आ भी जाता है, एक्सेप्शन आ भी जाता है, तो वो फिर कैच ब्लॉक के अंदर हैंडल हो जाता है। लेकिन अगर कुछ ऐसे फॉल्ट्स होते हैं जिनका हमें पता नहीं चलता, वो कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो हिडन होते हैं, वो जब एक्चुअल सेटिंग्स पे हम पहुंचते हैं तो वो एरर ट्रिगर होता है। ट्रिगर होने से जो है वो इट डायरेक्टली गोज टू द फेल्यूर। ठीक है, तो कुछ ऐसे फॉल्ट्स होते हैं जो कि आपको फेल्यूर की तरफ ले जाते हैं। फेल्यूर का मतलब होता है कि जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर रुक जाए,
ठीक है, सॉफ्टवेयर पूरा रुक जाए या उसका कोई स्पेसिफिक पार्ट रुक जाए तो उसको फेल्यूर कहा जाता है। तो वो फेल्यूर को, अगर कोई ऐसा फॉल्ट है जो कि आपके सॉफ्टवेयर को रोक देता है, अगर उसकी एग्जीक्यूशन को रोक देता है, तो वो फिर फेल्यूर की तरफ उसको काउंट करता है। कुछ ऐसे फॉल्ट होते हैं जो आते हैं, ब्लिंक करते हैं, मैसेजेस दे रहे होते हैं, लेकिन स्टॉप नहीं करते एग्जीक्यूशन आपकी, तो वो भी फॉल्ट्स ही होते हैं, वो भी आपको एरर्स ही आपके फॉल्ट में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को रोकते हैं। छोटा मोटा कोई काम स्टॉप कर रहे होते हैं, लेकिन कंप्लीट टास्क परफॉर्म करने से आपको रोकते नहीं है। लेकिन फेल्यूर एक पूरा टास्क परफॉर्म ना कर पाना या पूरा सॉफ्टवेयर की एग्जीक्यूशन को रोक देना, उसको आप फेल्यूर की तरफ काउंट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है कुछ रीजंस है जो कि ये 9 काजेस हैं जहां से एरर्स आते हैं हमारे पास। ठीक है, 9 ऐसी प्लेसेस हैं जहां से हमारे पास एरर्स जो हैं वो ट्रिगर होते हैं या निकलते हैं। जिससे सबसे बड़ा मेन रीजन मैंने शुरू में भी डिस्कस किया था आपसे कि रिक्वायरमेंट्स आर द मेन पार्ट जहाँ से एरर्स आपके पास आते हैं। ठीक है, सो रिक्वायरमेंट अगर गलत होना, यानी कि फॉल्टी रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि रिक्वायरमेंट ही अगर मिस्टेक गलत लिख कर दे दी आपको, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं मिली आपको, तो वो फिर ट्रांसलेट हो जाएंगी डिज़ाइन में, डिज़ाइन से कोड में आ जाएंगी, तो एट द एंड ऑफ द डे वो रिक्वायरमेंट्स एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, वो प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल नहीं होता। अच्छा, क्लाइंट डेवलपर कम्युनिकेशन फेल्यूर, तो क्लाइंट का और डेवलपर की जो कम्युनिकेशन है, अगर वो नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली वो भी फेल्यूर की तरफ ले जाएगा, एरर्स क्रिएशन की तरफ ले जाएगा। डेलिब्रेट डेविएशन फ्रॉम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, जानबूझ के हम लोग रिक्वायरमेंट्स को क्लाइंट की इग्नोर करते हैं। ठीक है, इग्नोर करने से वो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास हम कोड नहीं कर पाते या गलत कोड कर देते हैं। रिक्वायरमेंट्स कहीं नहीं होती, डेवलप क्लाइंट ने और डेवलपर वो बना देता है अपनी मर्जी से, तो वो भी एरर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉजिकल डिजाइन फॉल्ट्स, यानी कि आपने जो उसकी डिजाइन क्रिएट किया, उसके जो लॉजिकल फ्लो डायग्राम्स क्रिएट किए, उसके जो एग्जीक्यूशन के डायग्राम्स क्रिएट किए, तो वो अगर आपने गलत बना दिए तो वो भी एरर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। कोडिंग एरर्स, ये आपके पास प्रोग्रामिंग एरर्स होते हैं। ठीक है, गलत मिस्टेक्स कर देते हैं, जैसे एक्सेप्शन हैंडल करनी थी लेकिन आपने नहीं किया, कहीं पे आपको ट्राई कैच ब्लॉक लगाना था, आपने नहीं लगाया। ठीक है, कहीं पे आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर ट्राई कैच लगाना था, वो आपने नहीं किया। स्पेसिफिक जगहों पे अगर आपने कोडिंग एरर्स कर दिए जो कि कंपाइलर नहीं पकड़ पा रहा है, लेकिन वो लॉजिकल एरर्स होते हैं, एग्जीक्यूशन के अंदर पकड़े जाते हैं। नॉन कंप्लायंस विद डॉक्यूमेंटेशन एंड कोडिंग इंस्ट्रक्शन, कोडिंग डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइजेशंस या सॉफ्टवेयर हाउसेस जो होते हैं वो बताते हैं कि आपको कोड कैसे करना है। ठीक है, उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं एक, जिसमें आपको बताया जाता है कि वेरिएबल का नाम कैसे रखना है, लूप को कैसे स्टार्ट करना है, मेथड्स को कहाँ रखना है, क्लासेस का नाम किस तरह रखना है, अगर कोड कितना बड़ा हो जाए तो उसको अलग अलग फाइल्स में क्रिएट करके रखना है। ये पूरे पूरे गाइडलाइंस देते हैं हमें कोड को बनाने की। तो वो अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो भी फिर आप लोग अपने लिए एरर्स को इनवाइट कर रहे हो, एरर्स आएंगे आपके पास। शॉर्टकमिंग्स, टेस्टिंग प्रोसेस अगर आपका सही नहीं है, टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही, टेस्टिंग के अंदर जो जितना टाइम लगना चाहिए या जो प्रोसेसेस होने चाहिए वो फॉलो नहीं हो रहे, तो भी एरर्स कहेंगे इसको। यूजर इंटरफेसेस एंड प्रोसीजर एरर्स, यूजर जिस तरह उस सॉफ्टवेयर को चलाए, उसको जिस तरह कहा गया है, वो अगर सही तरह नहीं फॉलो करा स्टेप्स को, यानी कि मैंने आपको जैसे कहा फैक्ट्री का सॉफ्टवेयर चलाना है या जहाज चलाने के लिए, आपने देखा होगा जो पायलट्स होते हैं वो बुक्स अपने हाथ में रखे हुए होते हैं उनके, और वो मैनुअल्स को देखकर एक पायलट जो है वो जहाज को चला रहा होता है। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज उनको यूजर इंटरफेस दिया गया होता है कि ये इंटरफेस है, एंड इफ यू वांट टू ऑपरेट दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, तो आपको ये चीजें इसी सेटिंग्स पे रख के चलानी है। तो अगर वो उसको फॉलो नहीं कर रहा, प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं कर रहा, तो वो एरर्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से डॉक्यूमेंटेशन एरर्स, जो डॉक्यूमेंट या मैनुअल बनाया गया है उसमें ही अगर एरर होगा तो यूजर का कसूर ही नहीं है, यूजर तो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। सो दीज आर द 9 कॉजेज जहां से एरर्स आते हैं हमारे पास, वो फिर फॉल्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनमें से सारे एरर्स फॉल्ट कन्वर्ट नहीं होते,
कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो फॉल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उन फॉल्ट्स में से कुछ एरर्स जो है वो फेल्यूर्स की तरफ ले जाते हैं आपको, जो कि बड़ा डेडली होता है। डेफिनेशंस थी, ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि हमारे पास दो चीज़ों को इन्होंने सॉफ्टवेयर क्वालिटी के अंदर कहा है। सो द डिग्री टू विच सिस्टम कंपोनेंट और प्रोसेस मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। इस डेफिनेशन में ये कह रहा है कि डिग्री टू विच अ सिस्टम कंपोनेंट और प्रोसेस मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स को अगर कोई सिस्टम मीट करता है, अगर ठीक है, कितनी हद तक वो मीट करता है, इसको उसने क्वालिटी कहा है। किसी किसी बंदे ने ये डेफिनेशन दी है, IEEE की डेफिनेशन है। तो IEEE क्या कहते हैं कि जो जो क्वालिटी है, या जो क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर है, वो कहेंगे, उस सॉफ्टवेयर को क्वालिटी सॉफ्टवेयर कहेंगे कि जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स को मीट करता हो। ठीक है, कितनी हद तक उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी बनाई है डेवलपर ने, कितनी हद तक उसके रिक्वायरमेंट्स को वो मीट करता है सॉफ्टवेयर, वो उसको क्वालिटी कह रहा है। दूसरा, द डिग्री टू विच सिस्टम और कंपोनेंट प्रोसेस मीट कस्टमर और यूजर नीड्स और एक्सपेक्टेशन। वही चीज है सेम, के रिक्वायरमेंट्स या उसके कस्टमर की नीड्स को वो कितना फुलफिल करता है, उसको इसने कहा है कि ये क्वालिटी है। तो ये एक डेफिनेशन है, एक पर्सपेक्टिव है कि अगर एक सॉफ्टवेयर है, वो रिक्वायरमेंट्स पूरी बनाई है आपने उसके लिए, उसके अंदर यूजर की, जो यूजर ने कहा था, तो क्या हम उसको क्वालिटी कह सकते हैं। तो अगर आप इस, मैंने जो ये बुक आपको रिकमेंड की है इस कोर्स के लिए, अगर उस बुक को थोड़ा पढ़ोगे, तो उसके अंदर इसने लिखा है कि जो IEEE ने डेफिनेशन दी है, उसमें एक फ्लॉ है कि यूजर की रिक्वायरमेंट्स को सिर्फ पूरा करना जो है वो क्वालिटी अगर है, तो फिर अगर सॉफ्टवेयर के अंदर एरर्स हैं, बग्स हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर अगर मिस्टेक्स हैं, तो क्या वो सॉफ्टवेयर, लेकिन वो फंक्शनलिटीज पूरी है उसकी, तो क्या हम उसको क्वालिटी सॉफ्टवेयर कहेंगे। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एक सॉफ्टवेयर है, वो काम तो सारे कर रहा है यूजर के, जो जो यूजर को कहा गया है, जो जो यूजर को चाहिए, वो सारे काम वो सॉफ्टवेयर कर रहा है। लेकिन अगर उस सॉफ्टवेयर में एरर्स हो, उस सॉफ्टवेयर में टाइम टू टाइम बग्स आते हो, तो क्या उस सॉफ्टवेयर को क्वालिटी सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। तो सिर्फ रिक्वायरमेंट्स का होना क्या क्वालिटी है। तो उसके ऊपर प्रेसमेंट ने डेफिनेशन दी है, वो कहता है कि कन्फॉर्मेंस टू एक्सप्लिसिटली स्टेटेड फंक्शनैलिटी, फंक्शनल functional and performance requirement, explicitly documented standards and implicitly characteristics are all expected of all professionally developed software। अब इसमें इसने जो कहा है, उसने हम तीन चीजों के ऊपर फोकस किया। प्रेसमैन की जो डेफिनेशन है, इसने तीन चीजों को डिस्कस किया। एक, ये कहता है कि सॉफ्टवेयर के फंक्शनैलिटीज, यानी कि जो सॉफ्टवेयर टास्क परफॉर्म करता है वो। दूसरा, डॉक्यूमेंटेड स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको कहा गया है कि हमें सॉफ्टवेयर का स्टैंडर्ड इस तरह चाहिए, सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीजें स्टैंडर्ड के हिसाब से बनानी चाहिए। दो, और तीसरा, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हर अच्छे सॉफ्टवेयर के अंदर होती हैं, जो कि नहीं भी बताई गई है, लेकिन आपने वो चीजें इंक्लूड करनी है। तो ये तीन चीजों को उसने क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर कहा है। प्रेसमैन ने डेफिनेशन जो दी है, उसने तीन चीजों को क्वालिटी के अंदर कहा है। एक, अगर सॉफ्टवेयर वो सारे काम परफॉर्म करता है जो कि उसको कहा गया था क्लाइंट की तरफ से। एक, दूसरा, वो सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखे गए थे कि आप सॉफ्टवेयर को इन इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर बना के दोगे हमें। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है डॉक्यूमेंटेड का मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है क्लाइंट के बीच में और जो डेवलपर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसमें जो चीजें लिखी गई थी स्टैंडर्ड के हवाले से, वो सारे स्टैंडर्ड अगर फॉलो किए हैं आपने, तो वो फिर क्वालिटी प्रोडक्ट कहलाएगा। और लास्ट, वो चीज जो एक अच्छे सॉफ्टवेयर में होती है, वो चाहे उसका इंटरफेस हो, वो चाहे उसकी एग्जीक्यूशन हो, उसकी परफॉर्मेंस हो, वो अगर आपने उसके अंदर ऐड की है, वो इम्प्लिसिट होती है। इम्प्लिसिट का मतलब है कि वो क्लाइंट ने आपको नहीं भी बताया तो भी आपने वो करनी है। अगर तो वो तीन चीजें अगर आपने ये इसमें ऐड की हैं, तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। ये प्रेसमैन की डेफिनेशन है। ठीक है, प्रेसमैन ने तीन चीजों को कहा है कि वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। एक, उसकी फंक्शनैलिटी पूरी है। दूसरा, उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया गया है जो उन्होंने कहा था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर।
और तीसरा उसके वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं जो कि एक अच्छे सॉफ्टवेयर में होती है। IEEE की जो डेफिनेशन है जो कि SQA के लिए यूज की गई है वो ये है, अ प्लान्ड और सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ ऑल एक्शंस necessary to provide adequate confidence that item or product conforms to established technical requirements. ये जो डेफिनेशंस थी ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी की डेफिनेशंस थी कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी किस चीज को कहते हैं। ठीक है, लास्ट में जो ये डेफिनेशंस दिखाई है ये आपको दिखाई है सॉफ्टवेयर क्वालिटी की डेफिनेशंस। और ये जो डेफिनेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की डेफिनेशंस के सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या है। ठीक है, वो तो QA है, QA का मतलब क्वालिटी एश्योरेंस है, और ये है सॉफ्टवेयर वो था सॉफ्टवेयर क्वालिटी। सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होती है उसको डिफाइन किया था। अब यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस खुद क्या चीज है, जो कि ये सब्जेक्ट भी है हमारा। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कहता है कि प्लान्ड और सिस्टमेटिक पैटर्न, एक ऐसा तरीका जो कि प्लान किया गया हो या सिस्टमेटिक तरीकों से एग्जीक्यूट किया जाए, जिसके अंदर एक्शंस हो जो कि हमें कॉन्फिडेंस देते हो। ठीक है, कि जो आइटम या प्रोडक्ट हमने बनाया है वो सारे टेक्निकल चीजों को या रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है। इस चीज को ये कहता है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है। यानी कि मैं कुछ इस तरह आपको डिफाइन करूं कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, जैसे कोई कार बनी, और उसके लिए वो जब कार बन के पूरी हुई, खत्म हुई, जब जब आपने उसको डेवलप कर दिया सॉफ्ट पर्टिकुलर कार को, या उस पर्टिकुलर कार को जो आपने डेवलप किया, बनाया उसका पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, तो उसको आपने कॉन्फिडेंटली कहा कि ये जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है या ये जो हमने कार बनाई है ये पूरे स्टैंडर्ड्स को मीट कर दिए, पूरे रिक्वायरमेंट्स जो क्लाइंट की थी उसको मीट करती है। ठीक है, और इसको इसके हर पार्ट को या इस पूरी कार को जो हमने बनाया है वो एक सिस्टमेटिक पैटर्न के थ्रू, एक्शंस के थ्रू बनाया है, जो कि एक अच्छे प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है और आप ये चीज कह पा रहे हो तो ये आपके पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सो ये एक्शंस हैं, ये सेट ऑफ एक्शंस हैं या सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं जो कि आप परफॉर्म करते हो पूरे प्रोसेस के अंदर, पूरे सॉफ्टवेयर को बनते वक्त, पूरे डेवलपमेंट फेज के दौरान आप ये पूरा परफॉर्म करते रहते हो एक्टिविटीज को, ताकि आपके पास जो प्रोडक्ट बने वो आपका एक क्वालिटी प्रोडक्ट हो और वो क्वालिटी कंट्रोल को पास कर सके। ठीक है, एक होता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस हमें पूरे थ्रू आउट द डेवलपमेंट करना पड़ता है, हर फेज पे करना होता है। यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस हम चेक करते हैं रिक्वायरमेंट्स में भी, क्वालिटी एश्योरेंस हम चेक करते हैं डिजाइन में भी, क्वालिटी एश्योरेंस हम चेक करते हैं उसके कोडिंग फेज में भी, क्वालिटी एश्योरेंस हम चेक करते हैं उसके टेस्टिंग फेज में भी, और एम्प्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट फेज में भी। ठीक है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल जो है वो तब हम चेक करेंगे जब प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट पूरा जब बन के रेडी हो जाएगा ना, तो आप क्वालिटी कंट्रोल के पास उसको भेजेंगे, और वो क्वालिटी कंट्रोल उसको पास करेगा कि ये जो सॉफ्टवेयर बना है ये अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड है या नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल वालों ने अगर उसको फेल कर दिया तो वो प्रोडक्ट वापस जाएगा टुवर्ड्स द करेक्शन फेज या मेंटेनेंस फेज। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट आपके अकॉर्डिंग टू क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड नहीं होते उनको रिजेक्टेड पीस में रखा जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो ब्रांडेड कपड़े सस्ते में मिल रहे होते हैं, या ऐसे ऐसे शूज भी होते हैं जो कि हमारे क्वालिटी कंट्रोल को पास नहीं कर पा रहे होते, तो उनको वो सस्ते में बेच रहे होते हैं, सेल लगा के उसको सस्ते में बेच देते हैं। ठीक है, या जैसे गाड़ियों के टायर जो होते हैं उसको उन्होंने बनाया होता है, और अगर कोई टायर जो है वो फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट जो है पर्टिकुलर फेज को अगर मीट नहीं कर रहा, अगर उसकी क्वालिटी को मीट नहीं कर रहा फॉर एग्जांपल, तो वो टायर रिजेक्शन में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, और वो टायर्स जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट को पास कर जाते हैं तो वो टायर्स जो है वो बेच दिए जाते हैं। ठीक है, और इवन मार्केट में भी आपको ऐसे प्रोडक्ट मिल रहे होते हैं जो होते तो ब्रांडेड है लेकिन सस्ते में मिल रहे होते हैं,
तो वो सस्ते में क्यों मिलते हैं? बिकॉज वो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पास नहीं कर पा रहे होते। लेकिन वो क्योंकि उनको बेचने होते हैं, नुकसान तो कंपनी नहीं करती अपना, या वो कंपनी रिजेक्टेड पीसेस में डाल के हाफ प्राइस में बेच देती है उसको। तो जिनको चाहिए होती है वो चीज़ें वो खरीद लेते हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वालिटी एश्योरेंस आप पूरे एक्टिविटीज़ है, पूरा एक फेजेस है जहाँ से आप प्रोडक्ट को गुजारते हो, ठीक है। और क्वालिटी कंट्रोल आपका एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट होता है, जो कि किसी भी प्रोडक्ट को वो पास करना होता है। अगर वो पास कर जाता है तो वो प्रोडक्ट सक्सेस की तरफ आता है और उसको बेच देते हैं। अगर वो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पास नहीं कर पा रहा तो वो रिजेक्शन में चला जाता है और वो फिर कंपनी हाफ प्राइस में बेच देती है, या वो फिर मेंटेनेंस फेज में चला जाता है। सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के अंदर हम लोग उसको हाफ प्राइस में तो नहीं बेच सकते सॉफ्टवेयर को, लेकिन वो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस फेज में चला जाता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस अब क्या चीज़ है? सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जो है, ये इसकी एक्सपेंडेड डेफिनेशन है कि प्लान्ड और सिस्टमेटिक एक्शंस है जो कि किसी सॉफ्टवेयर के बनाते वक्त हमें कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। और वो क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है जो कि क्लाइंट को चाहिए हो, और इसके अंदर उसकी बजट और शेड्यूल के अंदर वो पर्टिकुलर चीज़ें मिलती हैं या अचीव हो रही है। यस हिजबुल्लाह, क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मतलब क्वालिटी कंट्रोल सॉफ्टवेयर का कब चेक किया जाता है? जब डिलीवर कर रहे होते हैं उसी टाइम, या फिर जब डेवलप हुआ होता है उसके बाद टेस्टिंग के दौरान चेक किया जा रहा होता है? यस, तो सॉफ्टवेयर जब बन चुका होता है, प्रोडक्ट कस्टमर्स को डिलीवर करने से पहले हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करता है, ठीक है। या टेस्टिंग के बाद ही समझ लें, टेस्टिंग के अंदर ही आ जाती है ये चीज़ कि आप लोग जब अपना प्रोडक्ट डेवलप कर चुके हो और वो प्रोडक्ट क्लाइंट को भेजने से पहले उसको क्वालिटी टेस्ट पास करना होता है। अगर वो टेस्ट पास कर जाता है तो वो प्रोडक्ट पास कहलाता है। अगर वो क्वालिटी टेस्ट फेल कर जाता है तो वो रिजेक्शन में चला जाता है या मेंटेनेंस में चला जाता है। थैंक यू सर। जैसे आपने नेशनल ज्योग्राफिक पे या टेलीविजन के ऊपर या इवन यूट्यूब पे ऊपर अगर आप जाके कहीं लिखोगे ना कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर एनी कार या एनी टायर या एनी फैक्ट्री, तो वो आप लोगों को उसके टेस्ट दिखाएगा बाकायदा कि किसी भी प्रोडक्ट को जो बन के रेडी होके खड़ा होता है या पड़ा होता है, उस प्रोडक्ट के ऊपर वो टेस्ट कंडक्ट करता है। और अगर वो टेस्ट पास कर जाता है तो उस प्रोडक्ट के ऊपर एक टैग लगाते हैं या स्टिकर लगा देते हैं ओके का। और अगर वो फेल हो जाता है तो उसके ऊपर फेल्यूर का टैग लगा के वापस भेज देते हैं। जैसे कि आपने एक टेस्ट देखा होगा, गाड़ी में एक रोबोट को बिठाते हैं या डमी को बिठाते हैं और गाड़ी को जो है ना दीवार में जाके हिट करते हैं, ये चेक करने के लिए कि जो एयर बैग्स हैं गाड़ी के, जो एयर बैग्स हैं वो खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं। अगर वो गाड़ी के एयर बैग्स पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर खुल रहे हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स के एयर बैग्स जो है वो सही काम कर रहे हैं और ये एयर बैग सूटेबल है इस गाड़ी के लिए, ठीक है। और अगर वो एयर बैग्स नहीं खुल रहे हैं तो वो फिर सही नहीं है, यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो इस तरह के क्वालिटी टेस्ट किए जाते हैं परफॉर्म क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। उनको अगर वो पास कर जाते हैं प्रोडक्ट्स तो वो फिर उनके ऊपर ओके का टैग लगा के उसको आगे भेज दिया जाता है, और अगर नहीं तो फिर वापस उनको मेंटेनेंस में भेज दिया जाता है। So, software objectives of quality assurance activities in software development is assuring that the acceptable level of confidence that software conforms to functional requirements. आपके पास इतना कॉन्फिडेंस हो कि जो सॉफ्टवेयर है वो सारे फंक्शनल काम कर रहा है जो कि यूजर ने कहा था। सपोज कोई कैलकुलेटर बनाना था आपने, वो कैलकुलेटर अगर ऐड अपडेट डिलीट मल्टीप्लाई डिवाइड सारे काम कर रहा है, तो अगर आप कॉन्फिडेंटली कह रहे हो कि ये कैलकुलेटर ये सारे काम परफॉर्म करता है, तो ये आपके पास एक्सेप्टेबल लेवल है, ठीक है। या ये आप अश्योरेंस दे रहे हो कि ये सॉफ्टवेयर ये सारे काम करता है रिक्वायरमेंट्स के जो कि क्लाइंट ने हमें कहा था, यानी कि दिस कैलकुलेटर इज परफॉर्मिंग all the functionalities which are required. Second, assuring an acceptable level of confidence that software will conform to managerial scheduling and budgetary. दूसरा पॉइंट कि आपको इतनी श्योरिटी हो कि जो आपका प्रोडक्ट है वो विद इन द बजट और टाइम के अंदर बन रहा है जो कि आपको मैनेजमेंट ने कहा है, ठीक है। सपोज आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो और आपको ये ख्याल नहीं है कि वो बजट से आगे चला जाएगा या बजट से टाइम से आगे चला जाएगा, तो वो फिर क्वालिटी इंश्योरेंस को आप प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हो। ये एसक्यूए की एक्टिविटीज हैं बाकायदा,
एक्टिविटीज मतलब थ्रू आउट द प्रोजेक्ट बनाते वक्त करते हैं हम लोग। ये क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल आखिर में होगा, लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस पूरे प्रोजेक्ट के फेजेस में होगी, रिक्वायरमेंट्स में भी होगी, कोडिंग में भी होगी, टेस्ट के अंदर भी होगी, डिजाइन के अंदर भी, हर फेज पे होगी। तो अगर आप लोग इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो विद इन बजट और विद इन रिक्वायरमेंट बनेगा, तो फिर वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, क्वालिटी एश्योरेंस आप नहीं कर रहे हो यानी कि। तो you have to be confident about the managerial scheduling and budgetary requirements also. उसके बाद लास्ट, initiation and management of activities for the improvement of greater efficiency of software development and SQA activities. और फिर आपको उन एक्टिविटीज को स्टार्ट करना और उनकी मैनेजमेंट भी आपको ही करनी है। SQA की एक्टिविटीज की बात कर रहा हूँ कि जो कि आपको अच्छा सॉफ्टवेयर और एफिशिएंट सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करवा सके यानी कि, ठीक है, थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो कौन से फेज पे कौन सी एक्टिविटीज एग्जीक्यूट करनी है SQA की, और कौन सी एक्टिविटीज का क्या आउटपुट आएगा, और कितना एफिशिएंटली आप उनको फिनिश करवाते हो उन SQA एक्टिविटीज को, ये भी इसके अंदर आ जाता है। सो एक्टिविटीज जो SQA के ऑब्जेक्टिव्स हैं, SQA एक्टिविटीज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये है, 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक, हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी बन रही हैं, जो क्लाइंट ने कही है वो बन रही है। दूसरा, टाइम के अंदर और बजट के अंदर बन रही है, जो कहा गया था उसी टाइम और उसी पैसों के अंदर। और तीसरा, कौन सी एक्टिविटी कौन से फेज पे स्टार्ट करनी है और उनके क्या आउटपुट्स आएंगे और उनको एफिशिएंटली कंप्लीट करवाना है, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। सही है। उसके बाद डिफरेंस आता है जो अभी मैं बता रहा था, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस और सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल, दोनों में क्या फर्क है। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ कि क्वालिटी कंट्रोल जो है ये सेट ऑफ एक्टिविटीज कैरी आउट विथ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ withholding quality from shipment if they do not qualify। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, कहता है विथहोल्ड करना, विथहोल्ड का मतलब है रोक देना प्रोडक्ट को फ्रॉम द शिपमेंट, यानी कि उस प्रोडक्ट को शिपमेंट से रोक देना इफ दे डू नॉट क्वालिफाई, जो क्वालिफाई नहीं करते। जो प्रोडक्ट क्वालिफाई करते उनको हम लोग क्वालिटी कंट्रोल पास करते हैं और उनको आगे भेज देते हैं, और जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं उनको विथहोल्ड कर देते हैं, रोक देते हैं या उसको आगे जाने नहीं देते। ठीक है, इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस इज मीन टू बी मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ quality by introducing a variety of activities throughout the development and maintenance process in order to prevent the causes of errors, detect them and correct them in early stages of development. As a result, quality assurance substantially reduce the rates of non-qualifying products। यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में ये कहता है कि जो सॉफ्टवेयर जब हम बना रहे होते हैं उसके जो फेजेस हैं, जो रिक्वायरमेंट फेज है, उसका जो डिजाइन फेज है, उसका जो कोड फेज है, उसका जो टेस्ट फेज है, उसके अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि जो एरर्स हैं उनको अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट किया जाए, यानी कि शुरुआत में ही पकड़ा जाए कि ये गलत रिक्वायरमेंट है या ये गलत डिजाइन बन गया है या ये गलत टेस्ट कोड लिखा गया है, उसको वहीं पे ही करेक्ट किया जाए। अगर रिक्वायरमेंट में कोई मिस्टेक है तो उधर ही करेक्ट हो जाएगी, तो उसका नुकसान आगे नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने डिजाइन में कोई एरर किया है वहीं करेक्ट हो जाएगा तो उसका नुकसान आगे नहीं होगा। तो ये कहता है अर्ली स्टेजेस में उनको पकड़ा जाए और वहीं करेक्ट कर दिया जाए अगर उनको, तो वो आगे वाली स्टेजेस में उनका नुकसान नहीं होगा और वो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में फेल नहीं होंगे प्रोडक्ट्स, वहीं पकड़े जाएंगे, उधर ही उनकी फिक्सेस हो जाएंगी, नेक्स्ट फेज के अंदर वो मूव नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस है, ये आपको थ्रू आउट द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फेज फॉलो करना होता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ये आप प्रोडक्ट कंप्लीट करके आखिर में उनको उन प्रोडक्ट्स को रोक देते हैं जो क्वालिटी टेस्ट नहीं कर पाते, उनको रिजेक्शन में डाल देते हैं, विथहोल्ड कर देते हैं। और ये क्वालिटी एश्योरेंस जो है ये पूरे प्रोसेस के अंदर होता है, ये डेवलपमेंट के बाद नहीं बल्कि डेवलपमेंट के दौरान हर फेज में चेक किया जाता है, ताकि हम लोग कॉस्ट को अपना रिड्यूस कर सके, मेंटेनेंस कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। ताकि हम लोग अपनी मेंटेनेंस कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें और उसके अंदर जो एरर्स, जो बग्स हैं वो अर्ली स्टेजेस में उनको पकड़ा जाए और उनको वहीं फिक्स किया जाए।
सो ये हमारे पास दो चीजें और दोनों में डिफरेंसेस हैं ये, ठीक है। ये कुछ रिव्यू क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये उसके लिए है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। जो चीजें मैंने बताई है ना, इसके क्वेश्चंस हैं, ये अगर आप आंसर कर पाते हो खुद अपने आप, तो इसका मतलब है आपको लेक्चर समझ में आया है। उसके बाद चैप्टर 3 है, ये क्वालिटी फैक्टर्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कौन से क्वालिटी फैक्टर्स हैं जिनको हम कहते हैं कि ये क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर्स में है द नीड ऑफ कम्प्रीहेंसिव सॉफ्टवेयर क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, एक ये टॉपिक कवर करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स इनटू सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर्स, ये कवर करेंगे। फिर प्रोडक्ट ऑपरेशन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट रिवीजन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट ट्रांजिशन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। अल्टरनेटिव मॉडल्स दूसरे भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग जो है हुज इंटरेस्टेड के रिक्वायरमेंट क्वालिटी के अंदर कौन कौन इंटरेस्टेड होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आखिर में सॉफ्टवेयर कंप्लायंस विद क्वालिटी फैक्टर्स, कौन से क्वालिटी फैक्टर्स हैं जिनके साथ कंप्लायंस होता है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कंप्लायंस, ये डिस्कस करें। ये हेडिंग्स हैं जो कि इस चैप्टर के अंदर कवर होंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द नीड ऑफ कंप्रीहेंसिव सॉफ्टवेयर क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, क्यों जरूरी है। तो from the previous chapters we have already established that the requirement document is one of the most important element of achieving software quality. ये मैं बार बार डिस्कस करता हूँ, लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है, उससे पहले भी डिस्कस किया है कि अगर रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं है या रिक्वायरमेंट्स अगर सही नहीं पता आपको, तो फिर क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, आपको सबसे पहला स्टेप यही होगा कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपका सही होना चाहिए, उसकी क्वालिटी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर सही, तो कहता है व्हाट इज गुड सॉफ्टवेयर क्वालिटी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, तो किसी भी डॉक्यूमेंट को अच्छा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कब कहेंगे, तो उसको आप अच्छा डॉक्यूमेंट तब कहेंगे जब उसके पास उसके अंदर जो है वो बट्स वाली चीज ना हो, ठीक है। बट्स जो होते हैं ना, ये हमें उसके अंदर फिर हम एक प्रॉब्लम्स में क्रिएट डाल देते हैं, ठीक है। बट जो बट वर्ड है, ये बट वर्ड हमें प्रॉब्लम्स में क्रिएट डाल देता है, यानी कि हमारी श्योरिटी को खत्म कर देता है या हमारे कॉन्फिडेंस को रिड्यूस कर देता है। जैसे कि ये कहता है कि ऑल प्रोजेक्ट सेटिस्फैक्टरी फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर करेक्ट कैलकुलेशंस। सो तकरीबन सारे प्रोजेक्ट जो कहता है वो कहता है सेटिस्फैक्टरी आपकी रिक्वायरमेंट्स को कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं नॉर्मली। ऑल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट सफर्ड फ्रॉम पुअर परफॉर्मेंस इन इंपॉर्टेंट स्टेजेस सच एज मेंटेनेंस, रिलायबिलिटी, सॉफ्टवेयर रीयूज और ट्रेनिंग। और अक्सर सॉफ्टवेयर जो है वो जो जहाँ पे वो फेल होते हैं या जहाँ पे उनके पास प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो होती है उनकी परफॉर्मेंस में, मेंटेनेंस में, उनकी रिलायबिलिटी में, और रीयूज के अंदर और ट्रेनिंग के अंदर। यहाँ पर जो है ना वो सॉफ्टवेयर हम लोग इसका ख्याल करते नहीं है नॉर्मली, और इधर आकर वो प्रॉब्लम्स में क्रिएट होते हैं। तो जब रिक्वायरमेंट लिख रहे होते हैं हम लोग, यानी कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जब हम लोग बना रहे होते हैं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स ऑल्सो। कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है रिक्वायरमेंट्स के वक्त, के परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस, रिलायबिलिटी सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर का रीयूज, ट्रेनिंग्स उसकी, इन चीज़ों के बारे में भी हमें ख्याल करना होता है, ताकि जो रिक्वायरमेंट्स हम नोट कर रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हम बना रहे हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू इनके हो, ठीक है। उसके बाद द कॉज ऑफ द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इन दीज एरियाज वाज lack of predefined requirements to cover these important aspect of the software functionality। अच्छा, नॉर्मली हम लोग इन चीजों के बारे में बात नहीं करते। नॉर्मली जो डेवलपर्स होते हैं ना, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी के बारे में बात करते हैं, जो कि असल प्रॉब्लम है। यानी कि मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे लाइब्रेरी के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, तो फौरन से डेवलपर रेडी हो जाएंगे कि हाँ ठीक है सर, हम बना देते हैं। और उसमें लॉगिन का पेज होगा, उसमें लाइब्रेरियन के का एडमिन पैनल होगा, उसमें बुक्स ऐड हो सकेंगे, स्टूडेंट के अकाउंट क्रिएट हो सकेंगे, और इसके अंदर जो है वो टीचर के अकाउंट होंगे, बुक्स जो है वो इशू कर दिए जाएंगे। कोई डेवलपर, बहुत बहुत कम डेवलपर्स या बहुत कम जो आपके रिक्वायरमेंट एनालिस्ट होते हैं, वो आपसे ये पूछते हैं कि इसकी में परफॉर्मेंस क्या चाहिए, आपको आपको मेंटेनेंस कितनी चाहिए, आपकी रिलायबिलिटी सॉफ्टवेयर की क्या होगी, आपका सॉफ्टवेयर का रीयूज कैसे किया जाएगा, उसके ट्रेनिंग किस तरह होगी।
और भी दूसरे फैक्टर्स है जो मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड्स में, उनके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा वो इसलिए है बिकॉज हम लोग जो है ना ये सोचते हैं कि शायद फंक्शनैलिटी पूरी है तो बस सॉफ्टवेयर पूरा है, हम लोग शायद ये सोचते हैं। तो इसके लिए वो कहता है कि इस तरह है नहीं, असल में होना ये चाहिए कि सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी के साथ सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस के ऊपर भी फोकस होना चाहिए हमारा, कि सॉफ्टवेयर कितना सिक्योर है, सॉफ्टवेयर कितना रिलायबल है, सॉफ्टवेयर कितना फास्ट है, सॉफ्टवेयर कितना जो है वो दूसरे फैक्टर्स उसके जो है वो उसमें कितने एड्रेस किए गए। तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर के अंदर द नीड ऑफ कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपके पास इनफ रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और कंफर्म रिक्वायरमेंट्स आपके पास कंप्रीहेंसिव होनी चाहिए ताकि आप अच्छा प्रोडक्ट बना सकें। तो वो रिक्वायरमेंट जो है उनको इसने जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है, एक ये बंदा है मिकॉल्स के नाम से, ये इसने सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर मॉडल बनाया है और ये मॉडल जो है ना ये डिफाइन करता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी को। वो फैक्टर्स बताता है जो किसी सॉफ्टवेयर में अगर मौजूद है तो उस सॉफ्टवेयर को इसने कहा है कि क्वालिटी सॉफ्टवेयर है वो, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स है, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो जिसने बुक लिखा है वो नहीं कह रहा, बुक ने भी इस बंदे के फैक्टर्स डिफाइन किए और इस बंदे ने ये फैक्टर्स अपनी किसी रिसर्च के हिसाब से बताए कि किसी अच्छे सॉफ्टवेयर के अंदर ये फैक्टर्स होते हैं। कौन से फैक्टर्स हैं? 3 हिस्सों में इसने फैक्टर्स को डिवाइड किया है, क्वालिटी प्रोडक्ट को 3 फैक्टर्स में डिवाइड किया, 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हिस्सा है इसका प्रोडक्ट ऑपरेशनल फैक्टर्स, यानी कि प्रोडक्ट जब एग्जीक्यूट होता है, प्रोडक्ट जब चलता है, जब प्रोडक्ट यूज होता है, जब एग्जीक्यूट होता है तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स कौन से वो मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। प्रोडक्ट रिवीजन फैक्टर्स, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्ट की मेंटेनेंस के साथ कंसर्न होते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट की ट्रांजिशन फैक्टर्स, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर के एक वर्जन से दूसरे वर्जन को जब बना रहे होते हैं तो ये उसके फैक्टर्स हैं। तीन तीन चीजों में इसने ब्रेक किया क्वालिटी को, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर्स को। एक सॉफ्टवेयर की एग्जीक्यूशन, दूसरा सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस और तीसरा सॉफ्टवेयर की ट्रांजिशन, यानी कि एक वर्जन से दूसरे वर्जन में जाने के लिए जो फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स कौन से हैं? वो फैक्टर्स ये हैं, ये मैकॉल ने दिए हमें, ठीक है, मैकॉल्स ने फैक्टर्स हमें ही बताए, 3 हिस्सों में ब्रेक किए। ये जो पहला हिस्सा है ये वाला प्रोडक्ट ऑपरेशन का, इसको 5 हिस्सों में ब्रेक किया इसने, ठीक है। प्रोडक्ट ऑपरेशन इज ब्रोकन इनटू 5 पार्ट्स। कौन से? करेक्टनेस, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी और यूजेबिलिटी। ये एक एक करके मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ कि ये क्या करता है। ये ऑपरेशनल प्रोडक्ट ऑपरेशंस है, यानी कि जब भी प्रोडक्ट कोई चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, काम करेगा तो ये 5 चीजें देखी जाएंगी उसमें, ठीक है। प्रोडक्ट की रिवीजन, यानी कि उसकी मेंटेनेंस जब की जाएगी तो उसकी 3 चीजें देखी जाएंगी, मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टेस्टेबिलिटी। और प्रोडक्ट की ट्रांजिशन, यानी कि एक वर्जन से दूसरा वर्जन जब बन रहा होगा तो उसकी ये 3 चीजें देखी जाएंगी, इंटरऑपरेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, ठीक है। सो दीज आर 3 बेसिक वी गॉट मेन जो फैक्टर्स के हिस्सों में तोड़ा गया है, 3 हिस्से हैं ये जिसमें फैक्टर्स को रखा गया है। और इन तीनों हिस्सों में फिर उसके पर्टिकुलर सब पार्ट्स कह लें, जो क्वालिटी फैक्टर्स कह लें, एक्चुअल क्वालिटी फैक्टर्स ये है जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है। वो इन चीजों को डिफाइन किया गया। सो लेट्स डिस्कस फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑपरेशंस। तो प्रोडक्ट ऑपरेशंस में ये 5 चीजें, करेक्टनेस, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी और यूजेबिलिटी, ये 5 चीजें मिलकर क्या कहते हैं? इसको ऑपरेशनल फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। ऑपरेशन फैक्टर यानी कि कोई भी प्रोडक्ट जब एग्जीक्यूट होगा, जब ऑपरेट होगा, जब चलेगा, जब यूज होगा तो उसकी ये 5 चीजें देखी जाती है, ठीक है। 5 चीजों में उसको मेजर किया जाता है। तो वो कौन से हैं? वो ये है करेक्टनेस, कोई सॉफ्टवेयर कितना करेक्ट है, कितना सही आउटपुट दे रहा है, ये देखा जाएगा। कोई सॉफ्टवेयर अगर सही नहीं चल रहा, यानी कि उसका आउटपुट अगर करेक्ट नहीं आ रहा, जैसे कैलकुलेटर बनाया आपने, 2+2 का आंसर 4 आना चाहिए, ठीक है, 2 - 2 का आंसर 0 आना चाहिए, 2 × 2 का आंसर 4 आना चाहिए, 2 ÷ 2 का आंसर 1 आना चाहिए।
और अगर ये सही आंसर आ रहा है आपके पास, यानी कि जो रिक्वायरमेंट्स मैंने दी थी और वो सारे काम वो कर रहा है सही, तो वो उसको क्या कहेंगे, करेक्टनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर कहेंगे। सो द आउटपुट मिशन, required accuracy, completeness, up to dateness, availability of the information, standard of coding and documentation, see the example 39। तो ये कहता है कि ये सारी चीजें वो कर रहा है, ठीक है, तो ये करेक्टनेस कहलाएगा सॉफ्टवेयर की। कौन कौन सी चीजें बताई इसने, कि आउटपुट का सही होना, आउटपुट का एक्यूरेट होना, उसकी कंप्लीटनेस यानी कि पूरा आउटपुट कंप्लीट दे रहा है वो, अप टू डेट आउटपुट दे रहा है, जो चीज कही थी वो टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करा है और अप टू डेट प्रोवाइड करा है अगर, तो ये उसकी करेक्टनेस कहलाएगा। जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, टेम्परेचर दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल एयर कंडीशन है, एयर कंडीशन के ऊपर टेम्परेचर का एक मीटर लगा होता है जो कि आपको टेम्परेचर बताता है कि रूम का कितना टेम्परेचर है। तो अगर वो टेम्परेचर सही डिफाइन करता रहता है टाइम टू टाइम, तो उसकी करेक्टनेस है। जैसे कोई आपके पास घर में वॉल क्लॉक होगा, घड़ियाल लगा होगा, घड़ी अगर आपको टाइम सही बता रही है, वॉल क्लॉक अगर आपको सही टाइम बता रहा है, टाइम टू टाइम करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो उसकी करेक्टनेस है। अगर कोई वॉल क्लॉक गलत टाइम बता रहा है, 5 मिनट जो है उसके अंदर आगे हो गया है टाइम उसका या पीछे हो गया टाइम उसका, तो वो उसकी करेक्टनेस को खराब कर रहा है, यानी कि वो सही टाइम नहीं बता रहा आपको, ठीक है। इसी तरह से सॉफ्टवेयर के अंदर भी करेक्टनेस मेजर की जाती है कि जो आउटपुट आपको वो दे रहा है वो क्या सही करेक्ट आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो उसकी अप टू डेटनेस, उसकी कंप्लीटनेस, उसकी एक्यूरेसी उसको डिफाइन करती है, एक ये फैक्टर है। तो अगर अच्छा सॉफ्टवेयर होगा तो वो सही आउटपुट दे रहा होगा, करेक्ट आउटपुट दे रहा होगा, अप टू डेट इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, और उसकी इंफॉर्मेशन जो होगी अकॉर्डिंग टू नीड होगी, जो यूजर ने को चाहिए वैसी इंफॉर्मेशन दे रहा होगा वो, ठीक है। उसके बाद रिलायबिलिटी, ये दूसरा फैक्टर है उसकी एग्जीक्यूशन का, कि अगर वो डील्स विद द फेल्यूर टू प्रोवाइड द सर्विस, दे डिटरमाइन द मैक्सिमम अलाउड सॉफ्टवेयर फेल्यूर रेट एंड कैन रिफर टू द एंटायर सिस्टम और वन और मोर ऑफ इट्स सेपरेट फंक्शंस। जैसे कि रिलायबिलिटी, ये पता है किसको कहता है, रिलायबिलिटी कह रहा है कि वो कि हर सॉफ्टवेयर की एक रिलायबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि वो कितने टाइम के अंदर उसके अंदर फेल्यूर्स की उसकी अलाउड है कि वो फेल्यूर हो सकता है, और कितनी देर के लिए वो फेल हो सकता है। उससे ज्यादा अगर वो फेल होता है और उसके ज्यादा अगर फ्रीक्वेंटली फेल होता है, तो फिर वो रिलायबल प्रोडक्ट नहीं कहलाता। जैसे कि अगर आप ये बुक जो मैंने आपको कहा है पढ़ने के लिए इसी सब्जेक्ट का, उसमें अगर आप एक एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल नंबर 39 पेज पे एग्जाम्पल है हार्ट मॉनिटरिंग का। उसमें मैं इसको पढ़ रहा था तो उस एग्जाम्पल में इसने बताया है कि जो हॉस्पिटल के आईसीयू के अंदर एक मीटर देखा होगा आपने, जो कि यूनिट लगा होता है जो हार्ट की मॉनिटरिंग करता है, हार्ट का बता रहा होता है कि हार्ट की कितनी जो पल्स है आपकी, जो हार्ट की जो बीट है वो आपको बता रहा होता है कि कितनी है पर सेकंड के हिसाब से। तो ये कहता है कि अगर वो सॉफ्टवेयर, उसकी जो रिलायबिलिटी है वो ये है कि वो सालों में जाके कहीं कोई 10 मिनट के लिए सिर्फ स्टॉप होता है सालों में, ठीक है। कोई और उसकी एग्जीक्यूशन कोई मिली सेकेंड्स के अंदर स्टॉप हो सकती है, उससे ज्यादा वो एक्सेप्टेबल नहीं है। कि अगर वो हार्ट बीट बता रहा हो 10 मिनट के लिए चुप होके सो जाए तो पेशेंट तो मर जाएगा जब तक। तो यानी कि सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी तब है जब उसको स्पेसिफिक टाइम के अंदर एग्जीक्यूट होता रहे और वो स्टॉप ना हो, तो उसको वो रिलायबिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि कोई जहाज उड़ रहा है आसमान में और उसके अंदर उसका सॉफ्टवेयर जो है उसकी फेल्यूर या उसकी जो सॉफ्टवेयर की जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप ना हो स्पेसिफिक टाइम तक, तो उसकी स्टॉपिंग अलाउड ही ना हो। यानी कि अगर उसका सॉफ्टवेयर रुक भी जाता है फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर सपोज उसको 1 सेकंड तक तो अलाउड है, 2 सेकंड तक तो अलाउड है, उससे ज्यादा अगर वो रुक जाता है तो फिर क्या होगा, फिर डिजास्टर होगा, वो जहाज तो गिर जाएगा आपका। यानी कि अलाउड चीजें जो है स्पेसिफिक टाइम की किसी भी सिस्टम की रिलायबिलिटी टेस्ट के लिए, वो अलाउड पीरियड से ज्यादा अगर फेल्यूर होता है उसका, तो वो फिर रिलायबल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। हर सॉफ्टवेयर में फेल्यूर का एक रेट होता है, ठीक है। उससे ज्यादा उसमें अगर फेल्यूर, उस रेट से ज्यादा फेल्यूर अगर आता है तो फिर वो रिलायबल सॉफ्टवेयर नहीं कहलाता। मैं ये तो नहीं कह सकता कि सॉफ्टवेयर के अंदर फेल्यूर बिल्कुल ना आए, हाँ ये सॉफ्टवेयर के अंदर फेल्यूर आ सकते हैं, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर रेट है, उसकी एक अलाउड वैल्यू है। उसकी अलाउड वैल्यू से अगर वो ज्यादा फेल हो रहा है
तो वो फिर रिलायबल प्रोडक्ट नहीं कहलाता। ठीक है, इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ रहा हूं, फिर आपको समझ में आ गया। देखिए, रिलायबिलिटी कहता है डील्स विथ फेल्यूर टू प्रोवाइड सर्विस, यानी कि रिलायबिलिटी हम कहते हैं जो आपके फेल्यूर्स के साथ डील करता हो। कैसे? कहता है दे डिटरमाइन द मैक्सिमम अलाउड सॉफ्टवेयर सिस्टम फेल्यूर रेट, यानी कि इसके अंदर आपको बताया जाता है कि ये सॉफ्टवेयर कितनी देर तक या कितनी हद तक फेल हो सकता है, उससे ज्यादा तो ये फेल होगा ही नहीं, उसकी गारंटी है। ठीक है, जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, आपने कहा है कि ये सिस्टम हमारा जो है अगर हैंग होगा, फॉर एग्जांपल आपका गेम है कोई, वो हैंग होता है, आप कहते हैं हैंग होगा भी अगर, तो ये मैक्सिमम 1 सेकंड के लिए हैंग होगा अगर, तो अगर वो 1 सेकंड से ज्यादा हैंग हो रहा है तो वो फिर रिलायबल नहीं है, क्योंकि आपने कहा था 1 सेकंड से ज्यादा हैंग नहीं होगा या डिले नहीं करेगा। तो कैन रेफर टू द एंटायर सिस्टम और वन आर मोर ऑफ इट्स सेपरेट फंक्शन, पूरे सिस्टम के लिए भी हो सकता है या उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा, पर्टिकुलर पार्ट के लिए भी हो सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज रिलायबिलिटी, तो आप कहेंगे कि सर रिलायबल प्रोडक्ट वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिफाइंड फेल्यूर रेट के ऊपर आपके रेट से ऊपर फेल ना हो। ठीक है, डिफाइंड फेल्यूर रेट से ऊपर वो फेल ना हो तो वो रिलायबल प्रोडक्ट कहलाता है। तो अगर कोई प्रोडक्ट डिफाइंड फेल्यूर रेट से ज्यादा फेल हो रहा है तो वो रिलायबल प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन अगर वो डिफाइंड फेल्यूर रेट से कम या उस तक फेल होता है तो वो फिर रिलायबल प्रोडक्ट है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर और आपने कहा है कि ये सॉफ्टवेयर साल के अंदर कभी जाके हैंग होगा, 1 साल के अंदर, और वाकई में वो सॉफ्टवेयर 1 साल तक हैंग नहीं होता, 1 साल में कोई एक बार जाके कभी कभी हैंग होता है, तो आप कहेंगे ये रिलायबल प्रोडक्ट है, क्योंकि आपने तो बता दिया था कि 1 साल के अंदर वो कभी जाके कहीं हैंग हो सकता है। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट 1 साल के अंदर कभी भी हैंग नहीं हुआ तो वो रिलायबल प्रोडक्ट है। लेकिन अगर वो सॉफ्टवेयर साल में 2-3 बार हैंग हो गया तो वो फिर आपका रिलायबल प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, इसी तरह से रिलायबिलिटी हर प्रोडक्ट की होती है और वो प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को मीट करता है। अगर उस थ्रेशोल्ड से ज्यादा वैल्यू हो जाए तो वो रिलायबल प्रोडक्ट नहीं होता, अगर थ्रेशोल्ड से कम वैल्यू हो तो वो रिलायबल प्रोडक्ट होता है। इसके एग्जाम्पल इस बुक में जाके पेज नंबर 39 पे मल्टीपल एग्जाम्पल दिए हुए, पढ़ना जरूर। ठीक है, तो रिलायबिलिटी क्लियर हो जाएगा वो। इसके बाद एफिशिएंसी और इंटीग्रिटी दो चीजें हैं, ये दोनों चीजें ये भी आपकी एग्जीक्यूशन में आती हैं, प्रोडक्ट के एग्जीक्यूशन में, प्रोडक्ट को चलते वक्त हम लोग चेक करते हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि डील्स विद द हार्डवेयर रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर कितनी रैम ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना सीपीयू ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, कितना आपका हार्ड डिस्क का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये उसकी एफिशिएंसी को डिफाइन करता है। जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा प्रोसेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, बहुत ज्यादा सीपीयू कंज्यूम कर रहा है आपका, कोई सॉफ्टवेयर आपका बहुत ज्यादा रैम कंज्यूम कर रहा है आपका, तो वो एफिशिएंट सॉफ्टवेयर नहीं कहलाते। वो सॉफ्टवेयर एफिशिएंट होते हैं जो कम से कम रिसोर्सेज पे चलते हैं, उनको आप एफिशिएंट सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई मोबाइल के अंदर गेम इंस्टॉल करें और वो थोड़ा सा स्पेस कंज्यूम कर रहा है और वो आपका गेम आप खेल पा रहे हो, तो वो अच्छा गेम और एफिशिएंट गेम कहलाएगा। ठीक है, वो क्विकली ओपन हो जाता है, जल्दी ओपन हो जाता है, जल्दी डेटा सेव कर देता है आपके पास, और ज्यादा स्पेस भी कंज्यूम नहीं कर रहा, ज्यादा इंटरनेट स्पीड भी नहीं ले रहा, ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड भी नहीं ले रहा, तो वो एफिशिएंट सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ये भी क्वालिटी के अंदर आता है। लेकिन अगर कोई सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज्यादा स्पेस कंज्यूम कर रहा है, बहुत ज्यादा इंटरनेट स्पीड खा रहा है, बहुत ज्यादा स्पेस प्रोसेसेस का पावर ले रहा है आपका, तो वो फिर सॉफ्टवेयर काम तो कर रहा है लेकिन वो एफिशिएंट नहीं कहलाएगा। देखिए, गाड़ियां होती है ना, गाड़ियों में भी पुरानी गाड़ियां जो थी वो ज्यादा पेट्रोल खाती थी। पुरानी अगर आप कोई गाड़ी खरीदोगे, पुराना मॉडल अगर आप कोई करोला का खरीदो या मेहरान का खरीदो, तो वो ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम करती थी। ठीक है, लेकिन अब जो नई गाड़ियां आ रही हैं वो कम फ्यूल के ऊपर ज्यादा डिस्टेंस कवर करती हैं। ठीक है, यानी कि अभी जो करोला के नया मॉडल आया है या मेहरान का या कोई दूसरी कार का, तो वो आपका कम पेट्रोल में ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है, तो इसका मतलब है वो एफिशिएंट कार है। तो सॉफ्टवेयर में भी ऐसा ही है, वो सॉफ्टवेयर जो कम रिसोर्सेज खाते हैं वो एफिशिएंट सॉफ्टवेयर होते हैं, और वो जो ज्यादा रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं वो इनएफिशिएंट सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डील्स विद द सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, यानी कि अनऑथोराइज लोगों को जो रोकता है वो इंटीग्रिटी मेंटेन करता है आपके सॉफ्टवेयर की। जिनको परमिशन है
वो पर्टिकुलर फीचर्स देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जिनको परमिशन नहीं है वो सॉफ्टवेयर्स नहीं देख सकते, वो पर्टिकुलर चीजों को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ये इंटीग्रिटी कहलाता है। इसका ये पेज नंबर 40 पे एग्जांपल दिया हुआ है सीपीयू स्पीड का। ये अगर पढ़ना बुक में, थोड़ा सा टाइम निकालना 10-15 मिनट और इस बुक को थोड़ा देख लेना सिर्फ, ठीक है। और इंटीग्रिटी में पेज नंबर 40 पे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो जाके देखना। इसके अंदर इसने बताया है इंटीग्रिटी को, मैं जल्दी में अगर आपको समझा दूं तो वो इस तरह है कि आपके पास कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे आपको रीड की परमिशन होती है, सिर्फ रीड की परमिशन, यानी कि आप सिर्फ डेटा रीड कर सकते हो, उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। और कुछ यूजर ऐसे होते हैं जिनको राइट की परमिशन भी होती है कि वो चेंज भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रिटी मेंटेनेंस कहते हैं इसको, यानी कि इंटीग्रिटी मेंटेन हो रही है। जिनको रीड की परमिशन है वो रीड कर पा रहे हैं, जिनको राइट की परमिशन है वो राइट कर पा रहे हैं, और जिनको दोनों परमिशन है रीड और राइट तो वो दोनों कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी मेंटेनेंस और एग्जीक्यूशन में आता है, यानी कि क्वालिटी फैक्टर है। अगर कोई सॉफ्टवेयर किसी यूजर को रीड की परमिशन थी लेकिन वो राइट भी कर पा रहा है, तो वो फिर इंटीग्रिटी नहीं है उस सॉफ्टवेयर की, यानी कि वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी नहीं मेंटेन कर रहा। लेकिन अगर किसी किसी का सॉफ्टवेयर हैक हो जाता है और वो हैक होने के बाद उसमें डेटा AW डिलीट हो पा रहा है, तो वो फिर इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हो रही आपकी। हैक हो जाना तो वो फिर इंटीग्रिटी नहीं है उसमें। लेकिन अगर वो सॉफ्टवेयर किसी को हैक होने से बचा रहा है, आपको आपकी डेटा परमिशंस को मेंटेन कर रहा है बाकायदा, तो वो फिर इंटीग्रिटी मेंटेन कर रहा है आपकी। जैसे ओरेकल के अंदर आप लोग लॉग इन करें और आप लोग अपने टास्क परफॉर्म कर सकें, अपने ही टेबल्स को देख सकें जो टेबल आपने क्रिएट किए हैं, और टेबल्स में डेटा इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकें जो आपने क्रिएट किए, जो आपके हैं। किसी और यूजर के टेबल्स में डेटा इंसर्ट ना कर सकें, डिलीट ना कर सके, चेंज ना कर सकें, तो ये इंटीग्रिटी है, ओरेकल की इंटीग्रिटी है ये, ठीक है। उसके बाद आखिरी यूजेबिलिटी, पांचवा फैक्टर इसका, पांचवा फैक्टर है यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी का मतलब है कि ये डील करता है कॉप स्कोप ऑफ द स्टाफ रिसोर्सेज नीडेड टू ट्रेन अ न्यू एम्प्लॉय एंड टू ऑपरेट द सिस्टम, यानी कि सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कोई ट्रेनिंग की अगर जरूरत पड़ती है आपको, ठीक है, या कौन सी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है ताकि आप एम्प्लॉयज को ट्रेन कर सके उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, तो ये यूजेबिलिटी में आ जाता है। यहाँ पर ये बड़े सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर तो हम लोग खुद सीख जाते हैं चलाना, डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, 2-3 मरतबा ट्राई करते हैं तो हमें चलाना आ जाता है। लेकिन किसी बड़ी फैक्ट्री का कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई जहाज का सॉफ्टवेयर हो, कोई इमरजेंसी सॉफ्टवेयर हो, कोई वेपन को चलाने का सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, बड़े सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको उनकी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, हाउ टू ऑपरेट इट, ठीक है। वो सीखना पड़ता है आपको, सीखने के बाद फिर आप उसकी यूजेबिलिटी समझ जाते हैं, हाउ टू ऑपरेट दैट सॉफ्टवेयर। जैसे आप लोग अगर किसी फैक्ट्री में जाते हैं, किसी कंपनी में जॉब मिलती है आपको, और आप लोग एक पर्टिकुलर प्लांट के मालिक हैं, फॉर एग्जांपल कोई सीमेंट की फैक्ट्री है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या कोई आयरन की फैक्ट्री है जहाँ पे लोहा बनता है, और उसका सॉफ्टवेयर है पूरी फैक्ट्री का, वो आपको ऑपरेट करना है। तो आपको ऐसा नहीं है आप जाएंगे और आपको चलाना आ जाएगा, आपको ट्रेनिंग लेनी होगी बाकायदा उसके हर पोर्शन की, के इस पर्टिकुलर पोर्शन में इस पर्टिकुलर चीज को कैसे एग्जीक्यूट करवाना है। तो ये उस सॉफ्टवेयर के लिए ट्रेनिंग की बात कर रहा है कि वो कितनी यूजेबिलिटी है। तो ये यूजेबिलिटी अगर आप उसकी इजी है, जल्दी में समझ आ जाता है, एम्प्लॉयज को क्विकली एग्जीक्यूट कर जाते हैं, तो वो यूजेबिलिटी फैक्टर है, क्वालिटी है यानी कि उसकी। और अगर कोई सॉफ्टवेयर है उसकी ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बड़ा मुश्किल है उसको सीखना चलाना, तो वो उसकी क्वालिटी कम कहलाएगा यानी कि, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल भी 41 पेज पे दिया हुआ है, जो मैंने अभी बताया ये सेम एग्जाम्पल है, वहां पे जाके पढ़ सकते हैं आप लोग। उसके बाद बस ये दो चीजें पूरी करेंगे, उसके बाद लेक्चर एंड करेंगे। तो रिवीजन फैक्टर्स में मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और टेस्टेबिलिटी आता है। रिवीजन मैंने आपको कहा था ये मेंटेनेंस के अंदर आता है। ये फर्स्ट वाले जो क्वालिटी फैक्टर थे ना 5, वो पूरे हो गए। अब दूसरे वाले क्वालिटी फैक्टर्स है रिवीजन फैक्टर्स जिसको कह रहा हूं मैं, ये मेंटेनेंस के अंदर आता है। मेंटेनेंस में सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी है। मेंटेनेबिलिटी का मतलब है कि मेंटेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट डिटरमिन द एफर्ट्स that will be needed by users and maintenance personnel to identify reason of software failures, to correct the failure and to verify the success of the corrections। यानी कि सॉफ्टवेयर सपोज आपने दिया किसी को,
ठीक है, सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट हो रहा है और उसमें अगर कोई फेल्यूर आ जाता है, सॉफ्टवेयर कहीं रुक जाता है, कहीं पे कोई सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा, तो क्या होगा, वो मेंटेनेंस वालों को बुलाएंगे, मेंटेनेंस वाले उसको एग्जीक्यूट करके देंगे, उनकी मेंटेनेंस करेंगे, सिस्टम को चलाने में हेल्प करेंगे उनकी। तो वो कितना इजी है, कितना मेंटेनेबल है, ठीक है। अगर वो बहुत जल्दी उसके फेल्यूर को आइडेंटिफाई करते हैं और बहुत जल्दी वो सिस्टम दोबारा चलना स्टार्ट कर देता है, तो आप उसको कहेंगे कि ये मेंटेनेबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी। लेकिन अगर उस सॉफ्टवेयर को सही करने में आपको 1-2 दिन लग जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, तो वो फिर उसकी मेंटेनेबिलिटी बुरी है, तो वो सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है, मेंटेनेंस में वो बुरा सॉफ्टवेयर है यानी कि। ठीक है, मेंटेनेंस का मतलब यहां पर होगा कि फेल्यूर आ जाए और फेल्यूर से रिकवर करके उसको दोबारा एग्जीक्यूशन में ले जाना, वो उसकी मेंटेनेबिलिटी कहलाएगा। तो typical maintainability requirements, the size of the software module will not exceed 30 statements। तो अच्छा मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर आपको पता है कब बनता है, जब आप 30 लाइनों से ज्यादा का कोड एक मॉड्यूल में ना रखें। यानी कि आप फंक्शन क्रिएट करें, फंक्शन के अंदर कितनी लाइन ऑफ कोड रखें, 30 से ज्यादा अगर लाइन ऑफ कोड बने ना, तो दूसरा फंक्शन बना लें उसके लिए, या दूसरा मॉड्यूल बना लें उसके लिए। तो उसका फायदा क्या होगा कि अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट में एरर आएगा अगर, तो उस पर्टिकुलर फंक्शन को आप खोलेंगे और उसकी मेंटेनेंस बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो अगर दूसरी किसी जगह पे कोई एरर आएगा, तो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को खोलेंगे और उसमें करेक्शंस कर देंगे। तो 30 लाइन्स यानी कि 30 लाइनों से ज्यादा का कोड अगर आप लिख रहे हो एक जगह पे, तो उसकी मेंटेनेंस मुश्किल होगी आपके लिए। मैं आपसे एग्जांपल में पूछता हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि आप लोग एक सॉफ्टवेयर बनाए, एक फाइल के अंदर 200 लाइनें लिखे हैं, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट को मैंने कहा कि एक सॉफ्टवेयर बनाओ, उसमें 2 फाइलें क्रिएट करो 100 लाइनों के, अलग अलग फाइल बनाओ। तीसरे स्टूडेंट को मैंने कहा कि आप लोग एक यही सेम चीज बनाओ लेकिन 50-50 लाइनों के 4 फाइलें बनाओ, ठीक है। आपने क्या किया, आपने कोडिंग की, अलग अलग स्टूडेंट ने अलग अलग फाइल बनाए और उनमें ये कोड लिखा। सपोज करें फेल्यूर आया, अब तीनों स्टूडेंट्स को मैंने कहा कि फेल्यूर ढूंढ के दो, तो वो क्या करेंगे, आउटपुट देखेंगे कि फेल्यूर कौन से पार्ट में आया है, वो पर्टिकुलर पार्ट खोलेंगे। अगर जिसने 200 लाइनों का कोड एक ही फाइल में लिखा है, तो उसको 200 लाइनों को चेक करना पड़ेगा, जाके सर्च करेगा कि लाइन कौन सी लाइन पे एरर आया, तो वो 200 लाइनों का कोड देखना पड़ेगा उसको। दूसरा स्टूडेंट जिसके पास 2 फाइलें हैं 100 लाइनों की, वो उस फाइल को खोलेगा जिसमें उसको एरर मिला है, तो 100 लाइनें तो उसकी वैसे ही बच गई, बाकी 100 लाइनों को सर्च करेगा, ठीक है। तीसरा स्टूडेंट जिसने 4 हिस्सों में ब्रेक किया था, यानी कि 4 फाइलें बनाई थी, तो वो फाइल वो वाली खोलेगा जिसमें 50 लाइनों का कोड होगा और उसमें जाकर एरर को सर्च करेगा, तो जल्दी में मिल जाएगा, जल्दी में वो मेंटेनेंस उसकी हो जाएगी और जल्दी में वो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। तो जितना आप लोग उसको बड़ी बड़ी साइज का फाइल क्रिएट करोगे, बड़े या ज्यादा लाइनों के कोड क्रिएट करोगे, उतनी मेंटेनेंस उसकी मुश्किल होती है, ठीक है। सो द प्रोग्रामर्स विल एडहेयर टू द कंपनीज कोडिंग स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस। नॉर्मली ये डिपेंड करता है कंपनी के स्टैंडर्ड के ऊपर कि वो कितनी लाइन ऑफ कोड रखवाना चाहते हैं एक एक फंक्शन के अंदर। तो ये भी कंपनी के स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो बताते हैं कितनी लाइन ऑफ कोड आपको कितने फंक्शंस में, कितने फाइल्स में के अंदर रखना है। नॉर्मली हम लोग एज ए स्टूडेंट हमें पता ही नहीं होता, हम पूरा पूरा कोड एक ही फाइल में कर रहे होते हैं या 2-4 फाइलों में कर रहे होते हैं, तो उससे नुकसान ये होता है कि मेंटेनेंस मुश्किल हो जाती है, टाइम कंज्यूम हो जाती है आपके लिए। फ्लेक्सिबिलिटी दूसरा फैक्टर है इसका। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आपने उसके अंदर नई चीजें ऐड कर सकें, उसको एक्सटेंड कर सकें, बाद में भी चेंजेस उसमें ऐड हो सकें, तो ये उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। यानी कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बना के दिया, उसमें बाद में उसमें नई चीजें ऐड हो सकती हैं, उसमें नए फीचर्स ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो जैसे ये कहता है द कैपेबिलिटी एंड एफर्ट रिक्वायर्ड टू सपोर्ट adaptive maintenance activities to cover the flexibility requirements. This factor requirement also support the perfective maintenance activities such as changes in the addition to software in order to improve its services and adapt to changes the firm's technical and commercial environment. यानी कि सपोज एक सॉफ्टवेयर मैंने बनाया सेंट यूनिवर्सिटी के लिए, उसके उसकी जो चेंजेस, उसकी जो फंक्शनैलिटीज हैं, मेरा यूनिवर्सिटी वालों को भी चाहिए अगर, तो उसके लिए वहां ले जाता हूँ, वहां इंस्टॉल करता हूँ, और वो फ्लेक्सिबली वहां एडजस्ट हो जाता है, चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेता है, सॉफ्टवेयर वहां भी चलता है।
तो ये फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक है, यानी कि वो फ्लेक्सिबल है कि सपोज एक सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी सिस्टम बनाया, वो स्कूल में इंस्टॉल किया तो उसकी लाइब्रेरी के लिए भी चल रहा है, कॉलेज में इंस्टॉल किया तो कॉलेज की लाइब्रेरी के लिए भी चल रहा है, यूनिवर्सिटी में इंस्टॉल किया तो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के लिए भी चल रहा है। यानी कि वो इतना फ्लेक्सिबल है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको इंस्टॉल करते हैं तो वहां की एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट भी हो जाता है और चलता भी है, तो वो फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसका एग्जांपल 42 नंबर पेज पर है। ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया लाइब्रेरी वाला, ये इसी तरह के एग्जांपल उसमें दिया हुआ है, यू कैन चेक इट देयर। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मींस इट कैन अडॉप्ट न्यू एनवायरनमेंट, न्यू ऑर्गेनाइजेशंस, और वहां पे वो एग्जीक्यूट कर जाए। टेस्टेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी का मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर अगर उसके अंदर कोई एरर्स आते हैं, उसके अंदर कोई बग्स आते हैं, तो वो उसके लॉग फाइल क्रिएट करता है, उसकी रिजल्ट्स क्रिएट करता है, यूजर को दिखाता है कि ये एरर्स आए थे, ये मसले आए थे, ताकि वो फिक्स किए जा सके। ठीक है, ताकि उन टेस्टिंग के अंदर उसके रिजल्ट देखे जा सके। अच्छा, दूसरे डायग्नोस्टिक टूल्स भी होते हैं, ऑटोमेटिकली करेक्शंस हो जाती हैं। आपके लैपटॉप के अंदर अगर इंटरनेट ना चल रहा हो तो ऑटोमेटिकली एक सर्विस स्टार्ट होती है, वो डायग्नोस्टिक टूल होता है, चेक करके बताता है कि क्या इशू है। इंटरनेट नहीं चलता, ब्राउजर के ऊपर एरर आता है, पेज नॉट फाउंड, फिर ऑटोमेटिकली एक सर्विस स्टार्ट होती है, वो डायग्नोस करके देती है आपके कि आपके इंटरनेट में क्या इशू है। तो वो आपको बताता है डीएनएस का इशू है या इंटरनेट का आईपी का इशू है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको फिक्स भी कर देता है। आपको कुछ नहीं करना होता, सिस्टम खुद करके दे रहा होता है आपको। तो ये उसकी टेस्टेबिलिटी है, यानी कि दिस इज गुड थिंग कि आप सिस्टम खुद आपको परफॉर्म करके दे रहा है। ठीक है, तो अगर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने में, तो वो फिर उसका क्वालिटी फैक्टर कम है उसमें। लेकिन अगर वो टेस्टिंग में आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, फाइल्स प्रोवाइड कर रहा है, ऑटोमेटिक टेस्टिंग्स परफॉर्म कर रहा है आपके लिए, तो वो गुड सॉफ्टवेयर है, यानी कि इट इज हेल्पिंग यूजर टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अच्छा सॉफ्टवेयर वही होता है जो टेस्टिंग में आपको यूजर को आसानी पैदा करे। तो ये पेज नंबर 42 43 पे एग्जांपल्स है, वहां देख लीजिएगा। आखिरी चीज है बस इसकी, प्रोडक्ट ट्रांजिशन, यानी कि प्रोडक्ट का एक वर्जन बन गया है, दूसरे वर्जन को बनाने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि एक प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए, या उसकी मूवमेंट के लिए, या उसकी ग्रोथ के लिए, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए आप लोग जो चीजें कर रहे होते हैं वो ट्रांजिशन फैक्टर्स होते हैं। तो ट्रांजिशंस में सबसे पहले आता है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है एक मशीन पे या एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो सिस्टम आपका चल रहा हो, अब आप उसको चाहते हैं कि वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे या दूसरी मशीन पे भी वो चल सके, तो वो उसकी पोर्टेबिलिटी कहलाता है। जैसे मेरे पास कोई गेम है, मैंने गेम बनाया, वो एंड्रॉयड पे चलता है फॉर एग्जाम्पल, एंड्रॉयड के ऊपर चलता है, तो अब मैं चाहता हूँ कि वो आईओएस पे भी चले, आईफोन पे भी चले। तो मैं उस गेम को कुछ इस तरह बनाऊंगा कि वो यूजर उसको आईओएस पे भी खेल सके, वो यूजर उसको एंड्रॉयड पे भी खेल सके, कुछ किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे यानी कि विंडोज पे भी, कंप्यूटर पे भी वो खेल सके अगर, तो वो पोर्टेबल सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो ये वर्जन्स में पॉसिबल होता है, एक वर्जन में आपने एक चीज बनाई होती है, दूसरे वर्जन में दूसरी चीज बनाई हुई होती है। अच्छा, एक आपने कोई सपोज करें गेम बनाया, या जैसे ये विंडोज है ना, विंडोज हम लोग इंस्टॉल करते हैं, एचपी के लैपटॉप पे भी चलता है, ये विंडोज आपका डेल के लैपटॉप पे भी चलता है, यही विंडोज आपका एएमडी प्रोसेसर पे भी चलता है। ठीक है, एप्पल की मशीन पे भी आप विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये क्या चीज है, ये इसका मतलब ये है कि ये जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ये पोर्टेबल है, यानी कि किसी भी मशीन पे चल सकता है, किसी भी हार्डवेयर पे चल सकता है। तो द ट्रेंड to adopt adaptation of software system to other environment consisting hardware और ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। हार्डवेयर पे भी वो पोर्टेबल डिफरेंट हार्डवेयर पे चल सके, यानी कि डेल पे, आईबीएम पे, किसी भी मशीन पे चल सके, और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वो चल सके, यानी विंडोज पे के ऊपर, लिनक्स के ऊपर, या विंडोज एनटी के ऊपर, तो वो आपका पोर्टेबल सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो पोर्टेबिलिटी इज ऑल्सो अ क्वालिटी फैक्टर। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह चल सकता है, तो वो क्वालिटी सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्ट, यानी कि उसके अंदर पोर्टेबिलिटी है। जावा के अंदर जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं वो विंडोज पे भी चलते हैं, वो लिनक्स पे भी चलते हैं, सोलारिस पे भी चलते हैं, तो वो जावा के प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं, पोर्टेबल प्रोग्राम्स होते हैं, यानी कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा होता है। ठीक है, उसके बाद रीयूजेबिलिटी।
रीयूजेबिलिटी का मतलब है कि जो मॉड्यूल या जो फंक्शंस या जो क्लासेस या जो प्रोग्राम्स आपने बनाए होते हैं वो आप लोग चाहते हैं कि किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल कर सकें अगर, तो उसके लिए जो कोड आप लोग लिखते हो वो रीयूजेबिलिटी कहलाता है। रीयूजेबल कोड बनाते हैं, यानी कि कोड को ऐसा बनाते हैं कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर इस्तेमाल हो, बाद में वही वही कोड उठा के दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दें तो वहां भी इस्तेमाल हो सकते हैं, वो रीयूजेबिलिटी कोड कहलाता है। तो अगर आपने कोडिंग ऐसे की है कि वो एक ही सॉफ्टवेयर में चलता है, किसी और में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, तो वो फिर रीयूजेबल कोड नहीं है, ठीक है, उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। लेकिन अगर कोड को आपने फंक्शंस में बनाया है, लाइब्रेरीज में बनाया है, एपीआईज में बनाया है, वो कोड किसी और जगह डाउनलोड होकर किसी और प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो सकता है, तो वो आपका रीयूजेबिलिटी कोड है और वो क्वालिटी कोड कहलाएगा, यानी कि वो उसका उसके अंदर रीयूजेबिलिटी वाली क्वालिटी है ताकि वो कोड बार बार इस्तेमाल हो सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एमएस ऑफिस में स्पेल करेक्शन आती है, नीचे अगर गलत स्पेलिंग लिखें तो नीचे रेड कलर की लाइन बन जाती है, तो वो आपको एक्सेल में भी मिलेगा, वर्ड में भी मिलेगा, पावर पॉइंट में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। तो क्या माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बार बार कोडिंग की होगी उसकी? तो नहीं, बार बार कोडिंग नहीं की होगी, बल्कि एक बार उन्होंने वो मॉड्यूल बनाया होगा, उस मॉड्यूल को हर सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड किया होगा। सो रीयूजेबिलिटी इज दैट द कोड इज क्रिएटेड वंस, यूज्ड इन अगेन एंड अगेन इन अदर सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो द रीयूज ऑफ सॉफ्टवेयर इज एक्सपेक्टेड टू सेव द रिसोर्सेज। बार बार बना, एक बार बनाते हैं और उसको रिसोर्सेज को बचाते हैं ताकि वो इट कैन हेल्प अस टू बी यूज्ड इन अदर मॉड्यूल्स, ठीक है। तो क्वालिटी को इम्प्रूव करने में ये भी एक फैक्टर है। आखिरी चीज है इंटरऑपरेबिलिटी, यानी कि आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्ट हो सकता है, दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ, दूसरे हार्डवेयर के साथ कनेक्ट हो सकता है, तो वो उसकी इंटरऑपरेबिलिटी है, ठीक है। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब कनेक्टिविटी है दूसरे सिस्टम्स के साथ, दूसरे हार्डवेयर के साथ, तो वो अगर उनके साथ इंटरफेस हो सकता है, इंटरफेस बताया था ना, इंटरफेस मींस कनेक्ट करना, तो अगर उनके साथ कनेक्ट हो सकता है, इंटरफेस हो सकता है, तो वो फिर इंटरऑपरेबिलिटी है उसके अंदर। तो अगर वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा तो वो इंटरऑपरेबल नहीं है, और अगर वो कनेक्ट हो पा रहा है तो वो इंटरऑपरेबल है। जैसे ये कहता है एग्जाम्पल में, द फर्मवेयर ऑफ मेडिकल लैब equipment is required to process its result according to standard data structure that can then serve as an input for number of standard laboratories. तो एक फर्म, सपोज कोई मेडिकल लेबोरेटरी है, उसका कोई इक्विपमेंट है फॉर एग्जांपल, वो डेटा को प्रोसेस करता है और उसका जो आउटपुट आता है वो हम चाहते हैं कि किसी दूसरे मशीन्स में इनपुट जा सके, दूसरे हार्डवेयर के साथ कनेक्ट हो सके, तो वो उसका क्या कहलाएगा? इंटरऑपरेबल कहलाएगा, यानी कि वो इंटरऑपरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो क्योंकि वो दूसरे सिस्टम्स के साथ कनेक्ट हो पा रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटरऑपरेबल सिस्टम्स। एंड इफ द सिस्टम इज नॉट बीइंग एबल टू कनेक्ट विद अदर सिस्टम्स, दैट मींस दैट सिस्टम इज नॉट इंटरऑपरेबल, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर्स इसके थे। ये किस बंदे ने दिए थे? ये हमें दिए थे इसने, मिकॉल्स के नाम से जो हमारे पास बंदा था उसने दिए थे। अच्छा, उसके बाद 1987 में एक और बंदा था, कि दो बंदे थे, इवन, इसने इवन और ये पता नहीं क्या नाम है, इन्होंने दूसरे फैक्टर दिए थे 12 फैक्टर्स। जो अभी हम पढ़कर आए वो 11 फैक्टर्स थे, ठीक है। इसने एक और फैक्टर ऐड किया, उसने 12 फैक्टर बना के दिए। अच्छा, 1988 में एक और बंदा है, ये डच और विल्स, इन्होंने दो हमें मिलकर हमें फैक्टर्स बताया, उन्होंने 15 फैक्टर्स बना के दिए। फैक्टर्स इसी तरह ही हैं जैसे मैंने बताया, और उन फैक्टर्स के नाम कुछ ये लिखे हुए हैं, ठीक है। वेरीफाइबिलिटी, एक्सपेंडेबिलिटी, सेफ्टी, मैनेजेबिलिटी, सर्वाइवेबिलिटी, ये 5 चीजें नई हैं जो कि इन्होंने हमें दी हैं, इन दो बंदों ने मिला के, ठीक है, एक 1987 में और 1988 में, ठीक है। ये इन्होंने हमें फैक्टर्स, बाकी 11 फैक्टर सेम इसके यूज किए हैं जो मिकॉल्स ने हमें दिए थे। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह होगा। जो मिकॉल्स ने दिए थे वो ये 11 फैक्टर्स ये हैं, यहां से के यहां तक, इंटरऑपरेबिलिटी तक, ठीक है। इवंस ने जो दिए थे वो इन्होंने ये वाला फैक्टर इसमें से निकाल दिया था टेस्टेबिलिटी का, ठीक है, और इसकी जगह ये ऐड किए थे दो फैक्टर, एक वेरीफाइबिलिटी और एक एक्सपेंडेबिलिटी, दो फैक्टर ये दिए थे इसने, जो इसने चेंज किए थे, लेकिन स्टिल ये 12 फैक्टर्स हैं इसके।
ठीक है। और डच ने और वेल्स ने जो दिए थे उसमें से ये टेस्टेबिलिटी को निकाल दिया था, और बाकी इन्होंने ये 5 फैक्टर और बताए थे। सही है। इनके बारे में आप लोग बुक में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताई ना चीजें, यहां से लेके यहां तक, इंटरऑपरेबिलिटी तक, इनको स्टडी करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा जरूर इन फैक्टर्स के बारे में। ठीक है। बाकी ये वेरीफाइबिलिटी किस चीज को कहते हैं? वेरीफाइबिलिटी कहते हैं कि अगर आपके पास प्रोग्रामिंग फीचर्स हैं दैट इनेबल एफिशिएंट वेरिफिकेशन ऑफ द डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग। जैसे कि आपने फंक्शंस बनाए, क्लासेस बनाए हैं, कोड लिखा है, उसको मैं वेरीफाई कर पा रहा हूँ इजीली, आराम से देख पा रहा हूँ, आराम से उसको पढ़ पा रहा हूँ, तो वो वेरीफाइबिलिटी कहलाता है। ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई बहुत बुरे तरीके से कोड लिखा है, आपने कोई क्लासेस ही क्रिएट नहीं की है, कोई आपने फंक्शंस ही नहीं बनाए, आपने मुश्किल तरीके से कोडिंग लिखी है अगर, तो वो फिर मुझे पढ़ने में बड़ी मुश्किलात पेश आएगी, यानी कि मैं इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू वेरीफाई। तो वो फिर वेरीफाइबिलिटी जो होगी वो उसमें मौजूद नहीं होगी। उसके अलावा ये वेरीफाइबिलिटी तब भी यूज करते हैं जब कोड को वेरीफाई करते हैं, कोड की हम रिव्यू करवाते हैं। सपोज मैंने कोड लिखा और मैं किसी दोस्त को कह रहा हूँ यार चेक करके देखो ये सही लिखा है मैंने, तो अगर मेरा कोड स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा और सही लिखा हुआ होगा तो वो वेरीफाइबल होगा। लेकिन अगर वो कोड मैंने बुरे तरीके से लिखा है और बहुत बड़ा मैंने जल्दी जल्दी में लिखा है, तो वो वेरीफाइबिलिटी उसमें मौजूद नहीं होगी। एक्सपेंडेबिलिटी refers to the effort that will need to serve larger population, improve the services to aid application in order to improve the reusability। यानी कि अगर कैपेसिटी से ज्यादा चीजें ऐड हो सकती हो सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो उसकी एक्सपेंडेबिलिटी है। जैसे मेरे पास लैपटॉप के अंदर 4 GB रैम है, बाद में मैं इसमें 4 GB और लगवाता हूँ तो ये 8 GB बन गया, तो मेरे लैपटॉप ने मुझे क्या प्रोवाइड की? एक्सपेंडेबिलिटी प्रोवाइड की, यानी कि मैं उसको एक्सटेंड कर पा रहा हूँ। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर भी अगर आपके पास यूजर की कैपेसिटी इंक्रीज कर सकें, उसकी सर्विसेज को एनहांस कर सकें, एक्सटेंड कर सकें, इंप्रूव कर सकें, तो ये उसकी एक्सपेंडेबिलिटी कहलाता है। सेफ्टी, सेफ्टी का मतलब यहाँ पे है कि अगर सिस्टम के अंदर पर्टिकुलर सेफ्टी मेजर्स किए जाएं कि अगर रिजल्ट्स या एरर्स जो है वो यूजर्स को दिखाए जाए प्रॉपर तरीके से, और उनके ऊपर कोई एक्शंस हो कि यूजर अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो सिस्टम खुद ही परफॉर्म कर दे, तो उसकी सेफ्टी कहलाएगा। जैसे कई फैक्ट्री के अंदर कोई वैल्यू सेट की गई है कि अगर इस वैल्यू के ऊपर टेम्परेचर चला जाए तो सिस्टम बंद हो जाए, तो ऑटोमेटिकली अगर वो बंद हो जाता है तो वो उसके सेफ्टी मेजर्स है। जैसे सम टाइम हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर अगर वो प्रोसेसर उसका बहुत गर्म हो जाए तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाता है। तो टर्न ऑफ हो जाना, ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाना इज सेफ्टी, क्योंकि अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो कंप्यूटर आपका क्या हो जाएगा? जल जाएगा, यानी कि वो आपका कंप्यूटर खराब हो जाएगा। मोबाइल फोन भी इसी तरह होते हैं कि अगर मोबाइल फोन को ज्यादा इस्तेमाल करें और उसकी एक टेम्परेचर लिमिट है, उससे ज्यादा अगर वो गर्म हो जाए तो वो फेल हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाए। तो सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीजें सेट करते हैं कि एक लिमिट तक वो एग्जीक्यूट करें, उससे ज्यादा अगर उसकी लिमिट को टेस्ट करें तो वो ऑटोमेटिकली कोई एक्शन परफॉर्म करें फॉर द सेफ्टी पर्पस, तो वो फिर सेफ्टी उसके अंदर है, तो वो गुड क्वालिटी है यानी कि उसकी। अच्छा, मैनेजेबिलिटी, मैनेजेबिलिटी का मतलब है कि अगर सॉफ्टवेयर रिफर्स टू द एडमिन टूल्स दैट सपोर्ट सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशंस ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस पीरियड, यानी कि इजीली सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के टाइम पे अगर उसकी चीजों को ऑटोमेटिक इजीली मॉडिफाई कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, तो वो फिर मैनेजेबल सॉफ्टवेयर है। यानी कि कोई कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय डेवलप किया है या डिप्लॉय किया है, कोई यूजर उसको इस्तेमाल कर रहा है, वो इजीली उसको मॉडिफाई कर पा रहा है, चेंज कर पा रहा है, लगा पा रहा है, तो वो मैनेजेबल इजी है। यानी कि जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल किसी कंप्यूटर को आपने खोला, उसमें से रैम निकाली और नई रैम आप खुद लगा पा रहे हो, तो यानी कि दैट इज इजी टू मैनेज। अगर कोई लैपटॉप के अंदर रैम लगानी और वो आपको दुकान वाले के पास लेकर जाना पड़ता है मेंटेनेंस के लिए, तो दैट मीन्स वो मैनेजेबल नहीं है। मोबाइल फोन के अंदर अगर आपको रैम इंक्रीज कराना तो वो पॉसिबल ही नहीं है, स्क्रीन चेंज कराना है तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर घर का कोई कंप्यूटर है, उसकी अगर स्क्रीन आपके पास खराब हो गई है, वो स्क्रीन निकाल के दूसरी स्क्रीन लगा पा रहे हो, तो दैट मीन्स इट्स मैनेजेबल,
तो मैनेजेबिलिटी इज ताकि उसकी मेंटेनेंस पीरियड या उसकी डेवलपमेंट पीरियड के अंदर अगर चीजों को इजीली चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर पा रहे हैं, तो वो इसकी मैनेजेबिलिटी है। ठीक है। सर्वाइवेबिलिटी का मतलब है कि सिस्टम किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितनी देर तक कंटिन्यूस एग्जीक्यूट करता है और वो फेल नहीं हो पा रहा, फेल नहीं हो रहा, तो उसकी सर्वाइवेबिलिटी कहलाता है। जैसे सपोज मैंने कहा था कि सिस्टम जो है 24 आवर चलता रहेगा, बंद नहीं होगा, और वाकई में वो 24 आवर्स चलता रहा, बंद नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो सर्वाइवेबिलिटी है उसके अंदर। लेकिन अगर वो सिस्टम एग्जीक्यूट हो रहा है 24 आवर्स के अंदर 2 मरतबा बंद हो चुका है, तो दैट मीन्स को वो सर्वाइवेबिलिटी नहीं है उसके अंदर। सो मिनिमम टाइम अलाउड बिटवीन फेल्यूर्स, कम से कम टाइम जो है हमने इसको 24 आवर्स दिया है, कि यानी कि 24 आवर्स से पहले वो फेल नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो 24 आवर्स से पहले फेल हो रहा है, तो दैट मीन्स कि उसके अंदर सर्वाइवेबिलिटी नहीं है। सो सिस्टम मस्ट एग्जीक्यूट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, तो वो उसकी सर्वाइवेबिलिटी को डिफाइन करता है। सो आखिरी पॉइंट, लास्ट स्लाइड है इसकी, कि आपके ख्याल में सॉफ्टवेयर की क्वालिटी में सिर्फ कस्टमर इंटरेस्टेड होता है? तो ऐसा नहीं है, इसके अंदर डेवलपर भी इंटरेस्टेड होता है। लेकिन वो कौन सी चीजें हैं जिसमें डेवलपर इंटरेस्टेड होते हैं? क्वालिटी की चीजें, उसमें रीयूजेबिलिटी के अंदर डेवलपर इंटरेस्टेड होता है, यानी कि कोड एक बार लिखूं, बार बार इस्तेमाल करूं, इसके अंदर डेवलपर इंटरेस्टेड होता है। तो क्वालिटी कोड के अंदर डेवलपर इंटरेस्टेड होता है। वेरीफाइबिलिटी, यानी कि कोड किसी ने लिखा है, दूसरा बंदा उसको इजीली पढ़ पा रहा है, समझ पा रहा है, तो इसमें भी डेवलपर इंटरेस्टेड होता है। यानी कि मैंने कोड इस तरह लिखा है कि आपको इजीली समझ में आ रहा है, तो इट इज वेरीफाइबिलिटी कोड, यानी कि अच्छा लिखा हुआ कोड है, मुझे समझ में जल्दी से आ रहा है, तो इसमें भी डेवलपर इंटरेस्टेड होता है। पोर्टेबिलिटी, एक प्रोग्राम मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिखा है, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी वो चल पा रहा है, तो इस चीज में भी मैं इंटरेस्टेड हूँ, यानी कि डेवलपर इज इंटरेस्टेड के वो ये 3 चीजें तो एटलीस्ट करता हूँ। सो ये कहता है हु इज इंटरेस्टेड इन द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, सिर्फ क्लाइंट नहीं है। द क्लाइंट इज नॉट ओनली पार्टी इंटरेस्टेड इन द डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट दैट अश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, द डेवलपर इज ऑफन इंटरेस्टेड इज also especially in these things. So any software project will be carried out according to 2 requirement document, एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट और दूसरा डेवलपर्स एडिशनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। तो रिक्वायरमेंट के 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक डॉक्यूमेंट होता है जो क्लाइंट का होता है, जिसमें क्लाइंट की चीजें लिखी हुई होती हैं, और दूसरा डेवलपर का रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है जो डेवलपर से लिया जाता है या डेवलपर बनाता है, जिसमें उसको दी जाता है कि आपने कोड इस तरह लिखना है कि वो रीयूजेबल हो, वो वेरीफाइबल हो और वो पोर्टेबल हो, या इसके अलावा भी अगर कोई दूसरे क्वालिटी फैक्टर चाहिए तो वो भी उसको डेवलपर को बता दिए जाते हैं। तो डेवलपर क्या करता है, उन रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करता है और प्रॉपर कोड बना के देता है, ताकि बाद में वो चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। सो दैट्स इट। ये चैप्टर पूरे हुए। आज हमने 2 चैप्टर इसलिए किए क्योंकि लास्ट लेक्चर हमारा जो मिड ऑफ द वीक में था वो मिस हो गया था, इसलिए मैंने आपको 2 चैप्टर करवाए आज। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस